अच्छा, अभी वॉइस आ रही है? अभी आ रही है वॉइस? सो गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल? आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ऐसा मुझे भी समझ में आ रहा है। और साथ में आप सभी को यहां देख के बड़ी खुशी हो रही है कि फाइनली हम सब लोग आखिरकार मिल ही गए। अब क्लियर कर दो भाई कि ये जो तुम्हारा मेरी मधुर आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है कि नहीं, या फिर हाँ भाई, अब जो भी हफ्ते चल रहे हो सुनना तो मेरी ही आवाज है तुम्हें। तो इसीलिए अपने कानों को एडजस्ट कर लो, ट्यून कर लो इसी आवाज पर कि कुछ दिन तक तो अब यही आवाज कानों में सुनाई देंगे। तो झेलना तो पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। और क्या मैं सही तरीके से दिखाई दे रहा हूं तुम्हें? यस, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का बताने के लिए। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस बहुत ही शानदार सीरीज में, जहां पर हम लोग अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के नई हाइट्स को टच करेंगे। और मैं इस जर्नी के शुरू होने से पहले ही मैं आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं कि एटलीस्ट फाइनली आप लोगों ने एक बेहतरीन स्टेप इस तरीके से लिया है कि अब यूपीएससी की जर्नी थोड़ी आसान हो सकती है। यस, ऑल माय डियर चतुर चिंटू लोग, तो हम लोग बहुत ही जल्द वापस से रिक्रिएट करेंगे अपने इस हिस्ट्री को। और हम लोग बहुत ही जल्द अपने एडवांस क्लासेस में इन सभी टॉपिक्स को और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं कि आज की क्लास अपनी कैसी होगी और आगे आने वाले क्लासेस हमारे कैसे चलेंगे, क्या होंगे। एक बेसिक आइडिया तुम्हें मिल जानी चाहिए। एंड लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस कि हमारे पास में आज हमारा है बेसिक बिल्डिंग क्लास 01। पहली क्लास है हमारी आज। और मैं आज आप लोग को थोड़ी चीजें बता देना चाहता हूं इस एग्जाम के लिए। मैं आपको थोड़ी चीजें याद दिला देना चाहता हूं कि भाई अपना एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप में से कई सारे बच्चे जो होंगे वो साइंस के होंगे, कई सारे बच्चे जो होंगे वो आर्ट साइड से होंगे, कॉमर्स साइड के होंगे। तो मैं एक बेसिक आइडिया तुमसे ले लेता हूं। देखो, मैं तुम्हें थोड़ी सी आइडिया और भी दे देता हूं क्लासेस वगैरह कैसे चलते हैं यहां पर। देखो, तुम्हारे ना यहां पर इस जगह पर ना, इस वाली जगह पर स्क्रीन पर एक ना 3 एंटीना आएगा। 3 एंटीना मतलब कि ब्लू कलर के 3 एंटीना दिखेंगे। वो तब दिखते हैं जब हम यहां पर पोल ऑप्शंस को दिखाएंगे, है ना। तो पोल का मतलब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ईच एंड एवरीथिंग, जब हमें तुमसे वोटिंग चाहिए, जैसे वोट करते हैं ना लोग कि भाई तुम्हारे सामने वो जो कौन बने करोड़पति खेलते हैं ना, वो ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस, ये लीजिए। तो आप 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं कि भाई ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो वैसे ही कौन बने करोड़पति तो नहीं बनोगे तुम लोग, लेकिन हाँ, थोड़ी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी तुमसे। ठीक है भाई, तो जरा हम लोग इसके बारे में एक बेसिक आइडिया वापस से लेना चाहते हैं यार कि तुम में से कितने सारे लोग हैं जो कि अब मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शंस में क्या क्या है जरा पहले सुन लो। अभी टाइप मत करना, इसको टाइप नहीं करना पड़ेगा तुमको, सिर्फ और सिर्फ यहां पर बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो मैं तुमको देता हूं अभी के लिए 60 सेकेंड्स और पोल तुम्हारे सामने आना शुरू हो गया होगा। पहला ऑप्शन है कि तुम साइंस बैकग्राउंड से हो। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। तीसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास, मतलब सी ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। और डी ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम अदर्स बैकग्राउंड से हो, कोई और दूसरा इनके अलावा, इन 3 के अलावा। अब जरा तुम फटाफट से पोल ऊपर वो 3 एंटीना बन के आ रहा होगा, जैसे मोबाइल का नेटवर्क आता है, उस पर क्लिक करके तुम लोग फटाफट से इन चारों ऑप्शंस में से कौन बने करोड़पति टाइप की फीलिंग लो। और लिखने उखने की जरूरत नहीं है ना, टाइप करने की जरूरत है बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। लिखना, टाइप करना, ये सब ओल्ड स्कूल है। ओल्ड स्कूल मतलब पुराने जमाने का है। ये क्यों मेहनत करना, बी लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, क्या मिल जाएगा मेरे को पता भी नहीं चलेगा, मैं गिन भी नहीं पाऊंगा, इतनी तेजी से चैट आगे बढ़ रही है। तो यहां पर सभी लोग जरा मेरे को बताओ एक बार कंबाइंड फॉर्म में, एक बार मेरे को थोड़ा याद आ जाए और मेरे को थोड़ा समझ में आ जाए कि तुम लोग बेसिकली किस बैकग्राउंड के हो। तो पोल पोल की बात करते हैं यार, थोड़े बढ़िया तरीके से तुम लोग लिखो। लिखो मत भाई साहब, कुछ लिखो नहीं। पोल नहीं आया? अच्छा, जिनको पोल नहीं आ रहा है भाई, जिनको चलाने नहीं आ रहा है, वो लोग भले ऐसा कर लें। बस समय समाप्त हो रहा है भाई तुम्हारा। लो भाई, ओहो हो, ठीक है। अब मैं तो साइंस बैकग्राउंड का हूं तो मैं तो ए लगाता हूं।
अच्छा भाई 55% लोग साइंस बैकग्राउंड, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। और ये लोग 34% जो है, 35% अगेन मैं बोल देता हूं, तो लगभग 90% लोग जो हैं कुल मिला जुला के साइंस और आर्ट्स के, 10% बाकी के लोग हैं। तो कॉमर्स वाले भी लगभग 10% ही हैं, बाकी अदर्स जो होंगे कुछ होंगे भाई, नमूने अलग तरीके के होते हैं भाई आजकल, जो एकदम फैशन डिजाइनिंग और ये सब करके भी यूपीएससी में आते हैं, डेफिनेटली दे हैव गुड चांसेस। तो हम एक बार जरा, अच्छा ये बात तो अपनी खत्म हो गई, मुझे बस ऐसे ही आइडिया लेना था, तो हम यहां पर बात कर सकते हैं कि ये दोनों मिला के लगभग 90% है। अगर मैं इस पे बात करूं तो ये लगभग 55% है, और यहां पर लगभग 35% है, और लगभग कॉमर्स भी 9 to 10% है, और दिस इज नेग्लिजिबल। तो अपने को लगभग सभी लोग कवर हो गए इसी में, ठीक है। ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज गुड। चलो, तो बेसिक बिल्डिंग क्लास को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बार साइंस एंड टेक की बाकी बातें तो बता ही दूं। देखो, बाकी बातें तुमको समझना जानना बड़ा जरूरी है, नहीं तो कुछ दिन बाद बताए तुम्हारा मन कैसा हो जाएगा। तुम्हारा मन बेटा ऐसा हो जाएगा, तुम भी ये कहते हुए फिरोगे कि ये, अब यहां पर अपना शब्द तुमको पता ही है क्या भरना है, और ये टाइप मत करना बेटा, टाइप करोगे ना तो तुम बैन हो जाओगे अपने आप ऑटोमेटिकली 1 महीने के लिए। तो ये यूपीएससी सिलेबस खत्म क्यों नहीं होता है ना, तो यूपीएससी सिलेबस जो है वो ऐसा ही है कि जल्दी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो तुम्हें चाहिए पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। अब यहां पर हमारे लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है लोगों के लिए, मैं तुम्हें थोड़ा पहले बता देता हूं कि जो लोग अभी यहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटल अब हमारे पास में, अब तुमको शेड्यूल भी बहुत तेजी से मिल जाएगा। हमारी जो अब क्लास लगेगी, आज बेटा मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, हमारे पास इतने क्लासेस हैं जहां पर हमें अपने इस सब्जेक्ट की बेसिक बिल्डिंग वापस से करनी है। बेसिक बिल्डिंग बोल रहे हैं कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा होगा उन सब चीजों को हम एक साथ वापस से समझने की कोशिश करते हैं। वही बचपन की बातें हैं, सब कुछ है ना, हमने पढ़ा है, हाँ याद है, कभी नहीं है। तो जो भी चीजें हैं उनको हम थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस इतने ही। इन 6 दिनों में हम लोग कुछ ऐसा बेसिस तैयार करेंगे, कुछ ऐसा बैकग्राउंड तैयार करेंगे जिसके आधार पर हम अपनी एडवांस क्लासेस को और बढ़िया तरीके से देख सके, ठीक है। तो ये कैसे होगा हम समझते हैं। बस एक चीज इसमें चेंज कर देता हूं बेटा, मुझे किसी कारणवश, ये पहले ही इंफॉर्मेशन दे देता हूं, किसी कारणवश इसको खत्म करना पड़ेगा और इस क्लास को मैं शिफ्ट कर दूंगा यहां पर। तो ये पहले बता दे रहा हूं। अब जरा इस फोटो पर आते हैं हम लोग, और ये फोटो तुम्हें क्या समझाता है वो भी बता देता हूं। साइंस और टेक्नोलॉजी, तुमको पता होगा, हमने ये चीज कई बार, वैसे तो मैंने कई बार डिस्कस कर दिया है इस चीज को, कि साइंस में बेसिकली तुम लोगों को भी पता होगा तुम्हारा आता क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बट हमेशा ध्यान देना कि यूपीएससी हमारे लिए इन 2 सब्जेक्ट से सवाल नहीं पूछता है, ना के बराबर इनसे सवाल नहीं पूछता है। तो हमारा जो 6 दिन होगा, वो 6 दिन हम लोग अपने बायोलॉजी की धार को तेज करने में बनाएंगे जरा। तो बायो जो है, जैसा भी अभी तक तुमने पढ़ा है, उसको हम एक बार क्विकली देखने की कोशिश करेंगे कि तुमको आज तक कितनी इंफॉर्मेशन मिली है। उन सारे इंफॉर्मेशन को जो यूपीएससी से रिलेटेड है, उनको हम लोग क्विकली एक बार देखने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपने एडवांस क्लासेस में प्रॉपर तरीके से इंटर करेंगे, ताकि तुमको जो भी पंगा कभी कभी आया भी होगा लाइफ में, तो वो सब सॉर्टेड फील हो। अब दूसरा यहां पर टेक्नोलॉजी की बात में अगर मैं करूं, तो ये बात मैंने तुम्हें कई बार ऑलरेडी बताई भी है, तुम लोगों ने अगर मेरी कोई और वीडियोस वगैरह देखी होगी, कि जब भी हम लोग यूपीएससी की बात करते हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ड्रिवन बात करनी है, हमेशा याद रखना। ये कई सारे बच्चों को याद होगा अगर, तो वो मेरे को हेल्प कर सकते हैं इस बेसिस पर कि सर रुको मैं बताता हूं कौन सी टेक्नोलॉजी है। कोई हेल्प कर सकता है क्या मुझे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है? हाँ भाई, मैं ऑप्शन गिन ही रहा हूं तुम्हारे। सबसे पहला एंड दी फॉरमोस्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। अब ये बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ अपने हेल्थ और डिसीज, अरे वाह सब लोग लिख रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ हमारे पास में बेटा क्या क्या आता है, एक हेल्थ भी आता है और एक डिसीजेस वाले चैप्टर्स भी आते हैं। बिल्कुल बढ़िया। दूसरा नंबर बताओ भाई जल्दी से कोई।
दूसरा, अरे वाह, नैनो टेक्नोलॉजी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, नैनो टेक्नोलॉजी आ रहा है अपने पास में। चलो नैनो टेक्नोलॉजी भी लिख दिया। और क्या आ रहा है बेटा तुम्हारे लिए? किसी ने लिखा, अरे गजब, बहुत बढ़िया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्या बात है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी आ गया। और क्या है भाई नैनो टेक्नोलॉजी के बाद? अरे डिफेंस भी आ गया भैया, डिफेंस भी, वेरी गुड वेरी गुड, डिफेंस टेक्नोलॉजी भी है अपने पास में, अपने पास में है डिफेंस टेक्नोलॉजी। और किसी ने अभी थोड़ी देर पहले स्पेस टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया था। और फाइनली हमारे पास में एक आता है इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही, बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो तुम बहुत आसानी से इस बात को देख सकते हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने बेटा? टेक्नोलॉजी पढ़ने। अब इनसे डरना मत, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल के दिनों में ना अच्छे से पढ़ के आते वते हैं नहीं, तो टेंशन मत लेना, अपन बहुत ही बेसिक डिटेल से पढ़ते हैं। जिन्होंने मुझसे पहले भी पढ़ा है उसको पता है ये बात कि मैं बहुत बेसिक से चीजों को कंप्लीट करता हूं। तो यस, जितने भी लोग रोबोटिक्स और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं वो सबके सब बेटा इसी के अंदर आ जाएंगे। मान लेते हैं कि जो रोबोटिक्स है वो भी इसी का पार्ट बन जाएगा, जो भी हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इसी का पार्ट बन जाएगा, जो भी हमारे पास में कंप्यूटर्स की नॉलेज है वो भी इसी का पार्ट बन जाएगा। और इन सबके अलावा जो कोई और कनेक्ट नहीं कर रहा है, जो और कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है, एक और टॉपिक है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कोई याद दिलाएगा मुझे क्या होता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर? हाँ भाई, कौन है अपनी क्लास का धुरंधर जो ऐसे गाना बजाते हुए बाल लहराते हुए मेरे को बता पाए? हाँ, अंकिता कुमारी ने बताया भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बट ठीक है। और क्या है भाई? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर। हाँ बेटा, एआई लिख दिया लिख दिया लिख दिया, आईपीआर, यस। कॉपीराइट, पेटेंट, वेरी गुड, ये सारी चीजें क्या हैं? यस, लाइक पेटेंट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बेटा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो सब इसी में आ जाएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सब आ जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो भी होंगे, यहां पर हम एक और टॉपिक ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, इसमें लिख देते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और वो सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी। तो मोटा मोटा हम क्या देख रहे हैं? यस, बिल्कुल सही बोला है तुम सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया आंसर है भाई सबके। यहां पर हम लोग बड़े आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे पास में जो भी चीजें होंगी, जैसे कि पेटेंट, जैसे कि कॉपीराइट, इन सब का नाम तुम लोगों ने सुना होगा कि कोई किसी का कोई गाना वाना चुरा लेता है ना, तो वो बोलता है कि अरे ऐसे कैसे चुरा लिया भैया, मेरा कॉपीराइट था यार इस पे, है ना, कॉपीराइट था इस पे, पेटेंट था मेरा, अरे मेरी कंपनी का नाम तुमने कैसे इस्तेमाल कर लिया, मेरा तो ट्रेडमार्क था इसका। जैसे ये जो तुम देख रहे हो लोगो, ये क्या है? ट्रेडमार्क है भाई साहब, कोई और दूसरा इंसान, दूसरी कंपनी नहीं इस्तेमाल कर सकती इस पीडब्ल्यू के इस बेहतरीन नमूने का, मतलब बेहतरीन लोगो का, है ना। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब चीजें कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हाँ, इसी को बोल रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये पूरा सिलेबस है जो कि हमें कंप्लीट करना है अपने साइंस एंड टेक में, और इनको हम एडवांस क्लासेस में देखेंगे। आज जो हम अपने अगले कुछ क्लासेस में देख रहे होंगे वो मुश्किल से हमारे बेसिक्स हैं। और बेसिक्स जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इन एनसीईआरटी के बेसिक्स के नाम पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? बायोलॉजी। तो इसीलिए हम अगले 6 दिन में सिर्फ और सिर्फ अपने बायोलॉजी की बात करेंगे। और इस बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सेल। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे सेल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम इसी के बारे में जरा बात करेंगे। अब फटाफट से अब तुम लोग अपनी कॉपी निकाल लो, जिनको जिनको, हाँ बेटा जीआई टैग्स, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, जीआई टैग भी इसी में आता है, वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है भाई, जीआई टैग भी आता है। जिनको नहीं पता जीआई टैग के बारे में, वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे अभी कल जहां पर मैं जाऊंगा ना, हाँ कल यार एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरा, तो वहां पर जब मैं जा रहा हूं तो वहां पर ना मेरे को खाने को मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन चीज। और वो क्या है? वो है बेटा एक कड़कनाथ मुर्गा है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, काले रंग का मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा, जीआई टैग। तो इन सबको हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स ये सब क्या होते हैं। हाँ हाँ, बाकी जितने भी लोग यहां पर जितने भी लोग हैं उन सबको हम फटाफट से क्लियर कर देते हैं।
और इसको हम लोग समझते हैं कि करके हम लोग सबसे पहले बाकी के जितने भी टॉपिक्स है बेटा उसको हम लोग बहुत ही जल्द अपने एडवांस क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा एक प्रॉपर बेस बिल्डिंग बने। और इस बेस बिल्डिंग के बाद बाकी चैप्टर्स को जब हम पढ़ेंगे तो हम अगेन इन सबके बेसिस की बात करेंगे। एनसीईआरटी के कंसर्न्स में, एनसीईआरटी में ये सारे पोर्शंस कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ये सारे कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसीलिए हम इनको नहीं पढ़ पाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन को भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे यहां पर कुछ मैं आइडिया दे देता हूं बेटा तुम लोग को, जैसे कि व्हाट नॉट टू डू, है ना। अभी हमें क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, जरा इसको समझ लेना। अरे वाह, आयान वयान तो एकदम रट के आए हो भाई साहब। तो ये सारे काम बेटा नहीं करने अपने आप को, ठीक है, याद रखना। ये जैसा है ना, ये सब अपने का, ये सब नहीं। देखो, यू नीड टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड टेस्ट। दोनों सेम ही चीज, सुनने में तो सेम ही लगता है कम से कम, लेकिन वैक्सीन की टेस्टिंग करनी है कि टेस्टिंग करनी है, दोनों में अंतर है। ये इनको वैक्सीन टेस्ट करने के लिए दिया गया है, वैक्सीन टेस्ट करने लगे ये, है ना। तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है यहां पर। इसीलिए तुमको समझना पड़ेगा कि ये पोर्शन तुम्हें अपने आप में, एक तो जो ये व्हाट नॉट टू डू का मतलब क्या है, यू डू नॉट हैव टू बिकम एनी ऑफ दी साइंटिस्ट। तुम्हें डॉक्टर जैकॉल का पावर वाला हिसाब किताब नहीं दिखाना है, तुमको ये अपने फेमस हमारे सबके चहेते डॉक्टर सालून के इनके जैसा नहीं बनना है, डॉक्टर स्ट्रेंज है या फिर ये वो सब जानते ही हैं कि वैसा भी नहीं बनना है। और इसमें हथौड़े से ठोक ठोक के, जैसे उसने पीट पीट के कार वार बना दिया था, एकदम मॉडर्न लैविश कार, तो वैसे काम अपने को नहीं करने हैं। अपने को बेसिकली क्या करना है बेटा, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना है। तो हमारे लिए मेजर गोल जो है वो यूपीएससी है ना कि साइंटिस्ट बनना। तो 2 दिन पढ़ के हम साढ़े नहीं बनेंगे कि अरे सब तो अब हमको आता है, साइंटिस्ट तो बेवकूफ है, वो 15 साल से पता नहीं क्या कर रहा है। 2 दिन पढ़ के तो मेरे को बहुत इंफॉर्मेशन मिल गया, अब साइंटिस्ट को एक किनारे कर देता हूं मैं और सिर्फ मैं अपने बेसिस पर काम करता हूं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा तुम अपने हिसाब से देख लेना, सुन लेना, समझ लेना, और डिपेंडिंग अपॉन इट फिर हम काम करेंगे, ठीक है। अब चलो धीरे धीरे, अब ये सब बहुत सारी बातें हो गई अपनी। नाउ लेट्स जंप इनटू द पार्ट कि अपने को, मैं तुम्हें एक चीज और याद दिला देता हूं, वैसे थोड़ी थोड़ी बातें बस मैं तुम्हें क्विकली याद दिला रहा हूं, इन सब के बारे में थोड़ा समझते रहना, तुमको थोड़ा थोड़ा बात होना चाहिए। यहां पर प्रिलिमिनरी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग बहुत सारे बेसिक्स तो देखते ही हैं, लेकिन यहां पर प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है भैया, जनरल साइंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जनरल साइंस है यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से। अगर तुम यूपीएससी के सिलेबस में साइंस एंड टेक का वेटेज देखोगे तो 12 12 12 14 10 10, मतलब तुम बोल सकते हो कि 10 से 12 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा था, है ना, कई बार मैं बता चुका हूं वैसे ये सब चीजें। जो थोड़ा भी यूपीएससी में सीरियस होगा उसको ये सारी बातें पता होंगी कि बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ और डिसीज, ये जो 3 पोर्शंस हैं, इससे हर साल कम से कम नहीं तो 3 से 4 सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, और इन्हीं पोर्शन को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसीलिए एक मेजर पोर्शन तुम्हारे बेसिक्स का तैयार हो रहा होगा, तो इसके बारे में समझना। हाँ, अब ये जो मेंस का एग्जामिनेशन है बेटा, जरा इसके बारे में भी तुम समझ लेना। जरा मैं चाहता हूं कि तुम लोग बिना चैटिंग के जरा इस पर फोकस करो, और इनफैक्ट मैं तुम्हारे चैटिंग का इलाज कर भी देता हूं। हाँ, अभी तुम लोग थोड़ी देर के लिए चैटिंग बंद करो, भी है ना, बंद हो गई चैटिंग भाई तुम्हारी। यस, नाउ फोकस अपॉन दिस एंड ट्राई टू रीड द थिंग्स जो कि यहां पर लिखा गया है। सबसे पहले, जैसे मान लो कि तुम लोग तैयारी में घुस तो गए हो, लेकिन तुमको भी यही नहीं पता है कि यूपीएससी तुमसे चाहता क्या है। ये वही पैराग्राफ है जिसमें यह बात लिखी है कि यूपीएससी तुमसे क्या चाहता है, ताकि यह बात तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहे। जब भी तुम इस प्रिपरेशन में हो ना, इससे तुम्हें भटकना नहीं है, यह समझ लेना। यहां की बात है कि व्हाट यूपीएससी wants फ्रॉम यू, इसको बेटा एकदम समझ लो, घोल के पी जाओ, ऐसा समझ लो कि यूपीएससी तुमसे क्या चाहता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि मेन एग्जामिनेशन किस लिए बनाया गया है, मेन एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट कराते हैं। सबको पता होगा कि भाई प्रीलिम्स एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो इसमें मेंस एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली क्या करता है, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को पहचानता है। इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स मतलब तुम कितने बुद्धिमान हो, इसको पकड़ने की कोशिश करता है, और साथ में कि तुम्हारी समझ कितनी गहराइयों में है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक के लिए कितना है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रटना
याद रखना, ये सारी चीजें नहीं है, बल्कि तुमको टॉपिक की समझ है क्या। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे कॉलेज में नहीं करते, तुम स्कूल्स में करते थे कि वो जैसे चतुर था कि दुबे जी रट लेंगे, है ना, हम याद कर लेंगे, ऐसा नहीं चल पाएगा। अपने को क्या बनना पड़ेगा भाई, चतुर रामलिंगम नहीं बनना है, अपने को रैंचो बनना है। तो बेसिकली क्या है, चतुर रामलिंगम की पटरी को छोड़ो और रैंचो की पटरी पर आ जाओ, और वहां पर हमें क्या चाहिए, इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहला दो बातें जो तुमको चाहिए, तुमको डेवलप करनी है, ये तो ये हो गई। दूसरी बात, अब तुम समझना कि जो भी जीएस पेपर्स होते हैं ना, जीएस पेपर, अपने जीएस पेपर 2 to 5 लिखा है, मतलब कि इसका मतलब है जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4, मतलब अपना पहला वाला जो है उसमें सब यही सब है, अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशल, इंडियन सोसाइटी। दूसरे में जैसे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आते हैं। तीसरे में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और ये सब आते हैं। चौथे में एथिक्स आता है। इन सब के बेसिस पर बोल रहा है कि इनके लिए नेचर और स्टैंडर्ड कैसा होगा, प्रश्नों का नेचर और स्टैंडर्ड ऐसा होगा कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन उसको आंसर करने के लिए सक्षम होगा। क्या तुम अपने आप को वेल एजुकेटेड मानते हो? फिलहाल नहीं, मतलब मत मानो अपने आप को, ठीक है, क्योंकि अभी तुम लोग वेल एजुकेटेड नहीं हो, अब हो जाओगे, है ना, वेल एजुकेटेड कहलाओगे, कुछ दिन में कहलाओगे। तो वेल एजुकेटेड पर्सन जो कि विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी उनको आंसर कर सकता हो, मतलब उसके लिए तुमको कोई रिसर्च नहीं करनी, पीएचडी की डिग्री नहीं लेनी है, तुमको हायर स्टडीज जैसे कि कोई भी एमएससी या फिर एमए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बेसिक आइडिया, ग्रेजुएशन के एक बेसिक आइडिया के साथ ही तुम उनको बिना किसी स्पेशलाइज्ड स्टडी के, अगर तुम एक वेल एजुकेटेड पर्सन हो तो तुम उसको आंसर कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन होगा। दूसरा, द क्वेश्चन विल बी सच एज टू टेस्ट। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये क्या टेस्ट करना चाहता है तुम्हारे अंदर, ये बोलता है ये कैंडिडेट का ना मेरे को जनरल अवेयरनेस चेक करना है। जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आम बोलचाल की भाषा में, आम जिंदगी में हम लोग किसी भी समस्या को कैसे देखते हैं, आम जिंदगी में हम लोग किसी भी पोर्शन, जैसे मान लो न्यूज़पेपर तो सब लोग पढ़ते हैं, तुम्हारे घर में भी वो जो पापा चाचा लोग होंगे ना, ताऊ पापा चाचा, वो लोग बहुत रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। उनसे पूछोगे कि पापा आज न्यूज में क्या पढ़ा, तो वो तुमको बताएंगे। एक्सपेरिमेंट करके देखना है ना, पापा अगर तुम्हारे घर में न्यूज पढ़ते होंगे तो तुम उनसे पूछना कि पापा या चाचा ताऊ आज क्या था न्यूज में, तो तुम्हें बताएंगे अरे भैया तुमको नहीं पता है, वो जो फलाने की बीवी थी उसके साथ भाग गई। तो तुम ऐसी चीजों को सुनोगे कि अरे वो वहां चोरी हो गई भाई साहब, वहां डकैती हो गई, वो कुछ लोगों ने जान दे दिया, सुसाइड कर लिया, ये सारी चीजें होंगी। बट हमारे लिए जो मुद्दे हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए। हालांकि ये भी देखो जरूरी है ना, कि अगर कलुआ की बीवी किसी के साथ भाग गई तो हो सकता है किसी की जिंदगी में उसका बहुत बड़ा स्कोप हो, लेकिन हमारे लिए यार उतना बड़ा स्कीम नहीं हो ना, हम थोड़ा सा और ब्रॉडर लेवल पर चीजों को समझना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए न्यूज का जो पैटर्न है वो अलग होगा। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अभी हमारी सरकार ने यूएस के साथ में एक ट्रेड डील साइन की है। अब ये ट्रेड डील बेसिकली किस चीज को कॉम्प्रोमाइज करके साइन की है, अभी भी हमारी सरकार इस पे साइलेंट है। हमें इसके तह तक जाके इसको समझने की जरूरत करनी है, मतलब ये चीज हमें पता होना चाहिए, ये मुद्दा पता होना चाहिए और इस पे हमारा स्टैंड हमें पता होना चाहिए। इस चीज को यहां पर लिखा भी कि भाई जनरल अवेयरनेस मतलब क्या, तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी बड़ी चीजें हो रही हैं उसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। और तुम्हारे लिए रिलेवेंस होगा ये कि क्वेश्चन कैसे होंगे कि ये फिर से कैंडिडेट्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे। अब यहां पर चूंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, डेफिनेटली इसीलिए हम लोग बेसिक बिल्डिंग की क्लासेस लेके आ रहे हैं कि भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब तक तुम्हारा होगा ही तब तक तुम आगे कैसे बढ़ोगे। तो इसीलिए यूपीएससी बोल ही रहा है इस चीज को कि भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आओ, तुम ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल नॉलेज लेके मत आओ। तुमको लिखना है सिर्फ ये, मतलब तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बहुत बढ़िया, और ये सभी रिलेवेंट इश्यूज पर होनी चाहिए, सभी रिलेवेंट इश्यूज। तुम अपने आप को इस काबिल बुनाओ, काबुल बुनाओ, जो भी कह लो। वो जो चतुर बोलता था ना, बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस काबिल बुनाया है, ऐसा कुछ तो करके उसने बोला था। तो वैसे ही तुम्हें भी अपने आप को वैसा ही बनाना है कि जिससे कि तुम्हारे अंदर एक क्षमता आ जाए, एबिलिटी हो, जिससे कि तुम किसी भी मुद्दे को एनालाइज कर सको। तुम्हारे सामने जब डेटा फैक्ट्स थ्रो किए जाए तो तुम सोच सको कि अच्छा पिछले हिस्ट्री में तो ऐसा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसे ऐसे लॉज लिखे गए हैं, अच्छा हमारे हिस्ट्री में तो ऐसा बात किया गया था, यार हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जो ज्योग्राफी है वो तो इस बात की गवाही नहीं देता, या हमारा जो क्लाइमेट है यार वो तो बड़े अलग तरीके से बिहेव करता है। तो तुम एनालाइज कर सको उस चीज को, अब तुम्हारे अंदर ये क्षमता है, इसीलिए तो इतने वेरिंग सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। और इसके आधार पर एंड टेक अ व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टेड सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक का मतलब जहां पर सामाजिक
और फाइनेंशियली हम चीजों को देख रहे हो। जैसे अभी बजट आया है, अब बजट में अगर तुमको लगता है कि यार देखो बजट में ना जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको ना सही जगह सही तरीके से ना फंडिंग्स नहीं दिए गए, वहां पर सही बजट एलोकेट नहीं हुआ है, क्योंकि हम मानते हैं। और दूसरा, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में कोई डेटा आया, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बेटा, ये सबको थोड़ा पचाने की कोशिश करना बस, कि ना हमारा मान लो ये पूरा भारत देश महान, मान लेते हैं कि हमारे पास में ये जो देश है अपना, यहां पर ये जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट रीजन है, फॉरेस्ट रीजन टोटल हम बोल रहे कितना है अभी, फॉरेस्ट रीजन जहां पर हरे हरे पेड़ दिख रहे होंगे, सिर्फ सिर्फ हरे हरे पेड़ दिख रहे होंगे, टोटल एरिया कितना है हम बोल रहे हैं अभी अप्रोक्सीमेटली 24% है। 24% हम बोल रहे हैं कि नहीं, 24% नहीं चाहिए अपने को भाई, अपने को मिनिमम कितना चाहिए, अपने को चाहिए कम से कम 33%। अब इसके लिए पूरा फॉर्मूला लगाया कि क्यों 33% चाहिए हमें, वो उसके बेसिस पर अभी हम समझ लेंगे कभी, लेकिन हमें चाहिए 33%। अब सरकार बोल रही है कि हमारा जो ये फॉरेस्ट कवर है ना वो बढ़ रहा है, हमारा जो हरा भरा ऊपर से हम देखने में लग रहा है वो बढ़ रहा है, तुमको लगता है बढ़ रहा है, हर जगह तो डेवलपमेंट चला है, तो डेटा के साथ मैनिपुलेशन हुआ है भाई साहब। तो इसी के बेसिस पर कि सोशो इकोनॉमिक गोल एक्चुअल में देश का सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, तुम इसको एनालाइज करो, इसके बारे में तुम्हारे पास क्षमता होनी चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है ना तुम उसमें डील कर सको, ये सारी एबिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, यही चेक करेगा ये। और कैंडिडेट मस्ट गिव, अब तुम मेंस में क्या करते हो भाई, मेंस में आंसर लिखते हो अपना, अब मेंस में जब भी आंसर लिखते हो तो तुम्हारे आंसर्स कैसे होने चाहिए, सबसे पहले रिलेवेंट होने चाहिए। रिलेवेंट मतलब कि मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। जैसे मान लो कि उसने बोला कि एक बात बताओ यार कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी में जो किसान है, ये बायोटेक्नोलॉजी उन किसानों की कैसे मदद कर रही है, अगर ये सवाल तुम्हारे सामने आता है, अब तुम ये नहीं लिखोगे कि अरे साहब क्या ही बताऊं, ये जो किसान वर्ग के लोग हैं ये बड़े पीड़ित लोग हैं, ये आज से नहीं अंग्रेजों के जमाने से दबे कुचले हैं, कभी इनका रिवोल्ट मोशन हमें देखने को मिलता है, 1857 की क्रांति देखने को मिलती है, कभी पीजेंट मूवमेंट देखने को मिलता है। साहब इनके लिए तो ये जो क्या बोलते हैं वसूली करते थे ना जब इनकी जमींदार लोग, तब भी बहुत मारे गए बेचारे। अब इनके साथ में जो खेत वे थे एकदम अरे भाई पूछा क्या है, पूछा है ये सब, क्यों सुना रहे हो कहानी, नहीं पूछा है तो नहीं सुनाना है, ठीक है, ये सब कहानी नहीं बांचना है वहां पर, ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है तुम्हारा, ये यूपीएससी एग्जाम है और यहां टू द पॉइंट बात करनी है। पूछा है कि बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के लिए क्या हेल्प करता है, सीधे जवाब दो कि बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में इस प्रकार से हेल्प करता है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे बात करनी है हमें, टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात। तो इसीलिए रिलेवेंट होना बड़ा जरूरी है, बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। दूसरा क्या है, मीनिंगफुल होना चाहिए भाई, जो तुम लिख रहे हो उसको समझ के लिखो, ऐसा ना हो कि उसको लिखते टाइम तुमको तो समझ में आ रहा है कि तुमने क्या लिखा है, लेकिन जब सामने वाला उसको समझने की कोशिश कर रहा है वो एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहा है, ना उसको पढ़ने में आ रहा है ना उसको समझने में आ रहा है। तो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना सीखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करना है बिल्कुल, शब्दों का चयन बहुत बढ़िया होना चाहिए, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्ड हो जाएगा तुम्हारा जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे। अब यहां पर जैसे खतरनाक चीज लिखी हुई है, मुझे गारंटी के साथ बोल सकता हूं घंटा किसी को नहीं पता होगा कि सकिंक्ट का मतलब क्या होता है। यूपीएससी देखो ऐसे खतरनाक शब्दों का एग्जाम्पल मतलब इस्तेमाल करता है। सकिंक्ट का आंसर मतलब, सकिंक्ट मतलब ये होता है, मैं बता देता हूं, इसका मतलब होता है छोटा, कॉम्पैक्ट लेकिन इफेक्टिव, मतलब तुमको छोटे आंसर्स लिखने हैं लेकिन जबरदस्त आंसर लिखना है, इसी का एक शब्द है सकिंक्ट। तो ऐसे यूपीएससी देखो तुमसे अब क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या तुमको ये बात रियलाइज हो पाई कि हमने कितना ये बात कहना कितना जरूरी था, ये बात कहना कितना जरूरी था, सोचो। अब क्या मुझे इसका मतलब सबको समझ में आया कि यूपीएससी तुमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। अब थोड़ा चैट वैट खोल देता हूं भाई, तुम्हारी सांसें जो है वो बंद हो जाती हैं, तुम कहते हो कि सर चैट ऑफ करने का मतलब है कि हमारी सांसें बंद हो जाती है, हमारा गला कोई दबा देता है ना। सही है, तो मतलब तुमको बेसिक बेसिक आइडिया लग रहा है, ठीक है, यही तुमको समझ में आना चाहिए। यूपीएससी का डिमांड अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हें इसकी तैयारी करने का क्या ही मतलब है फिर।
आज तक तुम्हें अगर पता ही नहीं है कि यूपीएससी तुमसे चाहता क्या है, तुम घिसे पड़े हो कि अरे यूपीएससी में ये फोड़ देंगे भाई साहब, वो पढ़ लेंगे, ये अरे जो मांगा है वो तो दो, जो उसके अलावा तुम बाकी सारे काम कर रहे हो। तो इसीलिए ये पैराग्राफ, इसीलिए मैं हर बैच में पढ़ाता जरूर हूं भाई साहब कि यार तुमको ना ये बात पहले तो क्लियर होना चाहिए कि यूपीएससी तुमसे चाहता क्या है। ठीक है, बढ़िया। अब यहां पर हम लोग इतना समझने के बाद मैं तुम्हें समझाता हूं। अब इसको समझाऊंगा नहीं, इसको मैं आराम से तुम्हें डिस्कस करूंगा जब अपने एडवांस क्लासेस में हम जाएंगे। अभी के लिए मैं तुमको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि ये तुम्हारे साइंस एंड टेक का सिलेबस है। एक बार यहां पर पॉज कर लेना या फिर तुम अपने सिलेबस को ढूंढ लेना। लेकिन इस सिलेबस को पढ़ने से अच्छा है कि जो मैंने तुमको अभी वो टॉपिक्स लिखवाए थे ना, उसको लिखना बड़ा जरूरी है। अब ये भी देखते हैं, ये जो टेबल है बेटा, ये मैं तुम्हें सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए दूंगा, लेकिन इसके बाद तुमको ये सारे काम खुद ब खुद करने हैं। ये क्या कहता है, ये टेबल क्या कहता है, ये यूपीएससी के मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करता है। मतलब कि सबसे पहले तो मोटे मोटे टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, ये सारे मोटे मोटे टॉपिक्स, अभी इन्हीं सब के बारे में तो हम जिक्र कर रहे थे, अगर तुमको याद हो तो। अब इन सब टॉपिक्स के आधार पर मैंने ये देखा कि कौन सा सवाल कौन से साल में आया है। तो मैंने देखा कि भाई साहब बायोटेक्नोलॉजी का सवाल 2024 में भी आया, 2025 में भी आया, 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में। अरे भाई साहब आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। हर साल आता है क्या सवाल? हाँ, हर साल आता है सवाल। तो इसीलिए क्या ये पढ़ना जरूरी है? अरे भैया बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, इससे भी देख रहे हो 3-4 सालों से लगातार सवाल आ रहा है। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे भी सवाल आ रहा है। लेकिन तुम देख सकते हो कि नैनो टेक्नोलॉजी अब 2025 में तो आया है, 2025 में आया है एक सवाल, 2025 का सवाल यहां पर है। लेकिन अब तुम बाकी देखो, जैसे मान लो तुम रोबोटिक्स में देखो, भाई रोबोटिक्स में सवाल कब आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे पिछला सवाल 2015 में आया था, उसके बाद सवाल ही नहीं आया। तो रोबोटिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हम बोलेंगे नहीं, रोबोटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बायोटेक है। ये तो बोल सकते हैं कि भाई सवाल तो चलो आ सकता है, लेकिन रोबोटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बायोटेक है। तो इसके आधार पर ना तुमको भी ये काम अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए करने हैं। अभी नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब तुम थोड़ा और मैच्योर हो जाना इस एग्जाम को लेके, तब तुम करना जरूर से। इसको याद रखना आज के बाद कि होमवर्क है ये तुम्हारा, अभी का होमवर्क नहीं है तुम्हारा, 2-3 साल बाद होमवर्क, मतलब 1-2-3 महीने बाद का होमवर्क है ये। चलो अब इन सभी के बेसिस पर हम सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला आज जो हमारा चैप्टर है वो बेटा बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। बचपन से तुम लोग इसको पढ़ते आ रहे हो, जिसमें कभी कोई तकलीफ तुम्हें नहीं मिली होगी। यहां पर नोबेल प्राइज नहीं बेटा, नोबेल प्राइज नहीं बताऊंगा मैं, वो मैं पढ़ाते पढ़ाते तुमको ना यूं ही बता देता हूं। जैसे मान लो जब मैं तुम्हें बायोटेक पढ़ाऊंगा तो तुम्हें वो उस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा बता दूंगा कि देखो ये ना अभी इसी साल इनको नोबेल प्राइज इस चीज पर मिला है, तो तुमको पता होना चाहिए। तो नोबेल प्राइज मैं उस वे में बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊं कि यूपीएससी भाई बहुत शातिर है यार। उसने 2022 में जो सवाल पूछा है ना बेटा नोबेल प्राइज के ऊपर, वो पूछा है 2016 का। अब मेरे को सपना थोड़ी ना आया है कि मैं 2022 में 2016 का नोबेल प्राइज भी पढ़ा चलूं। इसका मतलब है कि पिछले मतलब 20 सालों में जितने नोबेल प्राइज मिले वो सब तुम्हें पढ़ा दूं, तो फिर तो नोबेल प्राइज ही पढ़ते रह जाएंगे। तो ऐसे सवालों को इतना भाव नहीं देना है। उसको लगता है कि आ रहा है, ठीक है यार एक सवाल है, इधर उधर से जुगाड़ करके कुछ ना कुछ लिख के चले आएंगे, उस पर एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं करना है, हमेशा कैलकुलेटिव इफर्ट करना है हमें। कि जैसे तुमने देखा है, तुमको एकदम बढ़िया बुद्धि लगानी है, सही बताऊं तो तुमको एकदम बिजनेसमैन माइंडसेट के साथ देखना है इस एग्जाम को। कि और यहां पर जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन तुमको यहां पर करके देखना है। तुमको तुम्हारे लिए यहां पर इक्विवेलेंट है, ये तुम्हारे लिए ही ये लाइन लिखी गई है कि टाइम इज मनी। इसका मतलब है कि तुम यहां पर यूपीएससी का धंधा करने आ रहे हो। अब इसको गलत सेंस में मत लेना भाई, समझाने के लिए समझा रहा हूं तुम्हें कि यूपीएससी का धंधा करने आए हो तुम, और तुम हर एक सब्जेक्ट तुम्हारे लिए एक नया निवेश है, नया इन्वेस्टमेंट है। अब उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर तुम देखोगे कि बोलोगे कि भैया इससे कितना मिलेगा, अगर इसको पढ़ेंगे तो इससे हमें मिलेगा क्या। मिलने के लिए अल्टीमेट गोल है इस एग्जाम को क्लियर करना। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? इस एग्जाम को क्लियर करना। तो अब हम अपना समय उस सब्जेक्ट में ज्यादा लगाएंगे जिस समय ज्यादा नंबर मिलेगा। मतलब कि जो हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा ना, जो हमें ज्यादा पैसे में प्रॉफिट नहीं, नंबर में प्रॉफिट मिलेगा तुमको, तो जो ज्यादा नंबर देगा उसको ज्यादा पढ़ेंगे, जो कम नंबर देगा उसको कम पढ़ेंगे, जो कम पढ़ के ज्यादा नंबर देगा उसको और बढ़िया से पढ़ेंगे, जो ज्यादा पढ़ के कम नंबर देगा उसको ऐसे ऐसे ही पढ़ेंगे। तो बात समझ में आई क्या?
तो इसका मतलब है टाइम इज मनी, किसको कितना समय देना है वो बताना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लोग यहां पर फटाफट से समझते हैं। तुमने देखा होगा बेटा अपने एनसीईआरटी में कि सेल जो है, सेल, अब ये तुम्हारे क्लास 9th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है, तो उसको भी देख सकते हो। क्लास 11th में फिर से इसको डिस्कस किया गया है, बट तुम 9th वाले चैप्टर पर ही टिके रहोगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये बेसिक चीजें अपने पास की, सेल को हम लोग नाना प्रकार के नाम से बुलाते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जितने भी लोगों के लिए भाई साहब ये सब बिल्कुल पहली पहली बार में सुनाई दे रहा होगा, भाई उन लोग को नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आराम से अभी तुमको ये सारे स्लाइड्स वगैरह मिल जाएंगे, तुम्हारे ही लेक्चर के साथ ही मिलते हैं ये, तो तुम उसको जरूर से अपना पढ़ना या फिर नोट्स वोट्स बनाने हैं तुमको, तो नोट्स बनाने हैं, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बनाने हैं कि नहीं बनाने, बनाने हैं। अब बस ये मत पूछना कि लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं, सादी कॉपी में लिखने हैं कि रूल वाली कॉपी में लिखने हैं, काले पन्ने पर लिखने हैं कि सफेद पन्ने पर लिखने हैं, हॉरिजॉन्टल कॉपी लेना है कि वर्टिकल कॉपी लेना है। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये सारे सवाल जो बेटा तुच्छ हैं तुम्हारे सामने। अगर तुम आज भी इन्हीं सवालों में अटके हो तो मैं कहूंगा बेटा जाओ दोबारा से क्लास 2 में पढ़ो, पहले क्लास 2 से 12 तक वापस से 8 साल पढ़ाई करो, उसके बाद फिर यूपीएससी तैयारी करने आना। कहोगे सर तब तक तो उम्र ही निकल जाएगी। हाँ तो उम्र निकल जाए तो सवाल मत करो ये सब फालतू के, ठीक है। हाँ 36 कॉपी वाला, यस यस आई रिमेम्बर। सही है। तो क्या ही कर सकते हैं यार, वो कोई ना कोई आ ही जाता है ऐसा ये सब पूछने वाला। अब मेरी मजबूरी है, क्या करें, बताना पड़ता है भाई उनको। हाँ हाँ, हम लोग बेटा बहुत बेसिक बिल्डिंग की बात हो रही है यहां पर, तो हम लोग ना क्विकली चीजों को देखेंगे। फिर जब मैं तुम्हें एडवांस क्लास में पढ़ाऊंगा तब मैं थोड़े और धीमे धीमे चलूंगा। बट ये जो 6 दिन होगा ना तुम्हारे लिए बहुत रैपिड फायर राउंड जैसा होगा, बिल्कुल तेजी से चीजें निकलेंगी। जिनके लिए ये सारी चीजें पहली पहली बार हो रही होंगी ना, ऐसा भी होगा ना उस टाइम पर क्लासेस नहीं ली, बचपन में सर ना टीचर बहुत घटिया पढ़ाते थे, कुछ भी रीजन हो सकता है तुम्हारा। तो जो भी चीजें होंगी इनको बाद में तुम अपना समय देके अच्छे से नोट्स वगैरह सब बना लेना, है ना, तुम्हें लंबे टाइम तक ये सब काम आएगा। यूपीएससी के सवाल आते हैं इन सब से। तो हम बोल रहे हैं कि अब चलो यार बहुत इधर उधर की बातें होंगी बेटा, प्लीज प्लीज अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। सेल द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है कि इसी को हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं भाई। तो इस बात को हमने समझा, बचपन में ही ये बात तुमने पढ़ी होगी कि देखो सर, जो एक इंसान है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की पैदाइश जो होती है वो एक सिंगल सेल से होती है। कैसे? जब मदर के साइड से एग, ये बचपन में पढ़ा होगा ना तुम सब लोग ने कि मदर के, अरे भाई ये क्या हो गया, पंख वंख कहां से आ गए। हाँ, हम लोग यहां पर समझते हैं कि जब मदर के साइड से एग आता है और फादर के साइड से स्पर्म, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो बनता है बेटा जाइगोट। ये शायद बचपन में तुम लोगों ने नाम सुना होगा या फिर इसके बारे में कुछ तो पढ़ा होगा। ये जाइगोट क्या होता है? ये एक सेल होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल। अब ये जो एक सिंगल सेल है ना, इसी से हम सब लोग बने हुए हैं। मतलब कि अभी जो तुम इतने घोड़े भर के हो गए हो, या अब घोड़े गधे जो भी हो तुम देख लेना अपने अपने हिसाब से, और घोड़ियां भी हो सकती हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारे घोड़े ही हैं। तो जो भी तुम घोड़ी या घोड़े भर के हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो, आज की डेट में तुम इतने सेल्स कैसे बन गए? आज तुम्हारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बने कहां से? ये बने बेटा इसी जाइगोट से। यही जाइगोट जो है बार बार अपने आप को रेप्लिकेट करता गया और इसी से बन गए तुम। तो इसीलिए तुम इस बात को समझना कि हम सभी लोग बने किससे हैं? एक ही सेल से बने हैं, एक ही सेल से बने हैं। तो एक ही सेल से बनने के बाद जो है वहां पर हमें समझ में आया कि अच्छा, मतलब यार पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो तो एक ही सेल पर डिपेंडेंट थी। मतलब कि जिंदगी का बेसिक नेचर जो है वो इसी सेल ने डिफाइन किया यार, इसी ने नींव रखी भाई साहब, इसी ने नींव रखी हमारी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। भैया ये ना होता तो हमारा जिंदगी ही ना होता। फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं? क्योंकि सभी लिविंग थिंग्स सेल्स के ही बने, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सारे के सारे लिविंग सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं, तुम,
पक्षी जो उड़ रहा है, जो पानी में मछलियां तैर रही हैं, जो जानवर, शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, जो कह लो, उसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इस सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पेड़ पौधा भी सब सब देख लो तुम, तो ये सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये सब सेल से बने हुए हैं। हाँ, ये सारे के सारे सेल से बने हुए हैं, और इनके पूरे शरीर में सेल जो है वो इसका एक स्ट्रक्चरल पार्ट है। उन सेल के, जैसे कि ईंट से ईंट जोड़ने पर धीरे धीरे आप बोलोगे सर सीमेंट और बाकी चीजों की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो सब मिला लो, तो ईंट से ईंट जोड़ के उसको अंबुजा सीमेंट से मिला के पूरा प्लास्टर कर दोगे, तब जाके एक मकान बनता है। वैसे ही हमारा शरीर जो है ये भी ऐसे ही इन्हीं सेल्स के आधार पर बनता है। एक सेल दूसरे सेल से जुड़ता है और इसके आधार पर हमारा पूरा शरीर बन जाता है। तो वैसे ही है। वॉइस 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 को क्या हो गया भैया? वॉइस बिल्कुल सही है, सनी राठौर। हाँ, अरे ये जो दिलराज मीना जी हैं, यहाँ बेटा कैसी हो, कहां से हो, क्या कर रही हो, शादी के लिए तैयार हो, ये सब जितनी भी बातें बेटा वो सब जाके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे करना। एक भी दिन मेरे को अगर दिख गया यहाँ पर चैट तो सीधे यहां से बंद करूंगा मैं, और बंद करने के बाद महीने भर ना टाइप करना भूल जाओगे फिर। तो इसीलिए यहां पर बिल्कुल क्लियर रहना, ठीक है। अब इस चीज को जरा हम लोग समझते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, द सेल्स कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब यहां पर क्या है कि जो सेल है, सेल हमेशा अपने आप में इंडिपेंडेंट के तौर पर रहता है, मतलब कि अकेले भी रह सकता है। अकेले कैसे रह सकता है भाई? बहुत सारे यूनिसेल्युलर हैं, ठीक है, यूनिसेल्युलर। अब यहां पर यूनिसेल्युलर की बात अगर करें तो मतलब वन सेल वाला मतलब सिंगल सेल दैट कंटेन ओनली सिंगल सेल। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको यूनिसेल्युलर बोलते हैं। जहां पर मल्टी सेल्युलर, मल्टीपल सेल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के सेल्स हैं। हमारे शरीर ले लो भैया, इंसानों का, जानवरों का, पक्षियों का, रेप्टाइल्स, ये सब जितने भी होंगे सब मल्टी सेल्युलर होंगे। इनके यहां पर नाना प्रकार के सेल्स हैं। अब तुम सोचो कि तुम्हारे आंखों का जो सेल है वो अलग है ना, तुम्हारा स्किन का सेल अलग है, तुम्हारे हड्डियों का सेल अलग है, तुम्हारे मसल्स का सेल अलग है, तुम्हारे जीभ का सेल अलग है, दांत का सेल अलग है। तो ये सारी चीजें क्या अलग अलग नहीं दिखती है, तुमको छूने पर ही महसूस हो जाएगा हाँ सर अलग तो है। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में मल्टीपल टाइप्स के सेल होंगे, इसलिए हम क्या कहला रहे हैं? मल्टी सेल्युलर कहला रहे हैं। यही है मल्टीपल सेल। यहां पर यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर मतलब वन सेल, एक सिंगल सेल वाला। मल्टी सेल्युलर, मल्टी मतलब क्या? मल्टीपल, मल्टी मतलब मल्टीपल, यूनि मतलब वन। तो मल्टीपल सेल वाला, मल्टीपल सेल्स जो इसके पास में होता है वो ये सब है। और जो एक सेल वाले होते हैं वो कौन से? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब बचपन की किताबों में तुमको मिल जाएगा बेटा ये सब। तो जैसे तुम देख भी सकते हो कि ये क्या है? बैक्टीरिया, ये अमीबा, ये सब क्या है? एक सेल है बस, ये एक सिंगल सेल है। हाँ, एक सेल है बस के। तो ये भी अपने आप की जिंदगी मस्त काट रहे हैं बेटा, ये भी अपनी जिंदगी में बच्चे पैदा कर रहे हैं, शादी उदी कर रहे हैं। हाँ, इनकी जिंदगी मस्त बीत रही है, मतलब शादी नहीं कर रहे हैं, बिना शादी किए ही बच्चे पैदा कर ले रहे हैं ये लोग। ये तो अरे ये तो भाई साहब तुम देखोगे कि ये सब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, मतलब इनको किसी भी साथी की जरूरत नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए। ये खुद ब खुद अपने आप को डिवाइड करके दो बन जाएंगे। ये लो भाई, एक के भले दो, तो एक से भले दो जो है ये अपने आप ही कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब रिप्रोडक्शन वगैरह सब अपने में कर रहे हैं सब। फिर मल्टी सेलुलर, जैसे ये इंसान, जैसे तुम देखो, ये अपनी फोटो कितनी बढ़िया लग रही है तुम्हारी फोटो। तुम्हारे मसल के सेल कुछ ऐसे दिखते हैं, तुम्हारे खोपड़िया के अंदर जो ये न्यूरॉन्स हैं, नर्व के सेल्स जिनको हम लोग बोलते हैं, वो ऐसा दिखता है। ये रेड ब्लड सेल मैंने बताया है कई बार कि एल्पेनलीबे टॉफी जैसा दिखता है, बस लाल रंग का होता है और सॉफ्ट होता है। और ये स्पर्म सेल्स है ना, जितने भी मेल होते हैं ह्यूमन के, मेल पर्सन्स में ये स्पर्म सेल दिखेगा। सिमिलरली यहां पर हम बोल सकते हैं कि जितना भी ऐसे ही एक एग सेल भी हो सकता है ना, इस एग सेल में भी ऐसे न्यूक्लियस वगैरह होगा और भी बड़ी सारी चीजें होंगी ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है? एग सेल है। यहां पर भी तुमको क्या मिल सकता है भाई? मल्टी सेलुलर हैं हम सब लोग, है ना, मल्टी सेलुलर हैं। तो अब यहां पर और क्या है? अरे ये तो हमने देखा ही नहीं कि भैया जो सेल है, हमने ये तो समझ लिया कि फंक्शनल का मतलब क्या है, बेसिक का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, फंडामेंटल का मतलब क्या है। लेकिन ये बार बार जो लाइफ शब्द का लिखावट है, ये लाइफ क्या कहता है? हमें लाइफ क्या कहता है? लाइफ के बारे में तो जानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, समझते हैं लाइफ क्या कहता है। लाइफ कहता है, अब व्हाट इज लाइफ, तो देखो बाबा टाइप्स की बातें हो जाएंगी कि जिंदगी क्या है बच्चे बताओ। तुम बता रहे हो जिंदगी सर जज्बात में ऐसे ना बहने का नाम जिंदगी। अरे भैया वो सब नहीं पूछ रहा हूं, इधर आओ, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं तुमको, वापस आओ। तो हम पूछ रहे हैं जिंदगी का मतलब है भाई तुम जीवित हो, है ना। और फिर हम किसको जीवित बोल सकते हैं? जैसे कि मान लो ये पेन है, क्या हम इसको जीवित बोल सकते हैं? नहीं।
हम अपने आप को क्या जीवित बोल सकते हैं? हाँ। क्यों बोल सकते हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो हमने पढ़ा, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारा होता है, उसमें से पहला है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का मतलब है, तुम सोचो कि अगर तुम्हारे अंदर बेटा ग्रोथ होता ही नहीं, तुम ऐसे ही अभी नन्हे बाबू बन के क्लास ले रहे होते, छोटे छोटे पैर होते तुम्हारे, छोटे छोटे हाथ होते, जो कलम पकड़ रहे बेचारे वो कलम भी ना पकड़ पा रहे होते तुम, वैसे छोटा बाबू, ना टेबल ना चेयर, बेड पर से कभी भी लुढ़क जा रहे हो तुम, हैं, और तुम कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी। और तुम्हारा क्या, तुम मैं मास्टर होता तो मैं भी तो ऐसे ही नन्ना बाबू होता, तुम मैं भी आता, जो कैमरा आज 5 फीट ऊपर लगा है वो 1 फीट पर लगा होता, मैं भी मस्त कोट पैंट नन्ना बाबू बन के आता और तुम्हें पढ़ा रहा होता। हमारा जो डिजिटल बोर्ड है इतना बड़ा ना होता, हमको खिलौना वाला मिलता, छोटू सा ऐसा वाला, है ना। तो यहां पर इतना बड़ा सा बोर्ड में, उसी में हम लिख के मजा ले रहे होते कि यार देखो आप पढ़ेंगे, हैं। तो ग्रोथ तो जरूरी है ना, ग्रोथ हमारे लिए क्या, सबके लिए जरूरी है। वो प्लांट्स का ग्रोथ तुमने देखा ही होगा कि हम एक बीज बोते हैं लेकिन वो धीरे धीरे कैसे पौधे में बदल जाता है। जो जानवर है वो भी बड़ा होता है, पक्षी जो है वो भी बड़ा होता है, कोई भी कीट पतंगा सब बड़े हो रहे हैं यार, सब बड़े हो रहे हैं। मतलब ग्रोथ एक बेसिक नेचर है जीवित रहने का। हमने बोला ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है। दूसरा दूसरा हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है भैया? देखो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि अगर मान लो आज के डेट पर अब भी कभी मैं बोल दूं कि आज से सारे के सारी इंसानी तादाद जो हैं इनके अंदर से रिप्रोडक्शन एबिलिटी निकाल लो, अब ये आगे पैदा नहीं कर पाएंगे। अब सोचो कि इंसानों का जितना भी खेल है, जितना भी माया जाल इंसानों ने बनाया है, कितने साल चलेगा? जो अभी पैदा हो रहे हैं सर, जो कल पैदा हुए थे वही सबसे आखिरी होंगे जीए में। अरे कितने साल जी लेंगे जो कल पैदा हुए हैं? 80 साल जी लेंगे, 100 साल जी लेंगे, उसके बाद क्या होगा? ना इंसान रहेंगे, ना इंसानों की कोई बात करेगा, ना ही कोई एआई होगा, ना ही कुछ भी, कुछ नहीं होगा भाई साहब। स्टेबल, खत्म, 100 साल बाद निपट गए, कोई बात नहीं कर रहा है, कहां गए पता नहीं, विलुप्त हो गए। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन अपने आप में बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो भाई साहब पूरे डिस्कशन का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, बात करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो हम करेंगे क्या? हमने बोला दूसरे नंबर पर सेल स्ट्रक्चर। ये जो नाना प्रकार के सेल्स के भी आड़े तिरछे जो आकार प्रकार बनाए हमने, उसमें रेड ब्लड सेल्स है, हमारे अतड़ियों का इंटेस्टाइन का सेल कुछ अलग जैसा होगा, बोन हड्डियों का सेल कुछ अलग होगा, मसल का सेल अभी हमने देखा ही कैसा होगा। तो ये जो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं ये अपना अपना फंक्शन तो कर रहे हैं यार। इंटेस्टाइन का काम खाना पचाने का है, और ये मसल का सेल्स भाई साहब ऐसे बॉडी बनाने का नहीं है, ये तुम्हारे बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, तुम्हारा शेप बिल्ड करता है। तो किसी का ऐसे पेट ऐसे निकल जाता है ना, तो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया भैया? वो ज्यादा सेल पैदा कर लिया अपना मसल का, वहां फैट वेट भी डेवलप हो गए, फैट के सेल्स भी डेवलप हो गए। तो हम लोग बोल रहे, और बोन्स क्या है? बोन्स, अगर तुम्हारा बोन एकदम पतला ऐसे कानी उंगली जैसा पतला दुबला सा है तो एकदम लक्कड़ कंकाड़ जैसे हो गए तो कोई भी फूंक देगा उड़ जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि तुमको वो भी चाहिए भाई साहब, वो सेलुलर स्ट्रक्चर तुम्हारे अलग अलग काम के लिए है, और अलग अलग काम जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इफ दिस मसल सेल्स और बोन सेल्स और इंटेस्टाइन सेल्स ये सब अगर हमारे शरीर में नहीं हुए देन यू विल नॉट बी इफेक्टिव, यू विल नॉट बी इफेक्टिव एट ऑल। तुम काम कैसे करोगे? तो इसीलिए हमारे लिए इन सब का होना बड़ा जरूरी है। और इनके हिसाब से भाई साहब मेटाबॉलिज्म भी तो है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हम सांस ले रहे हैं, हम सर्कुलेटरी या फिर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन, अगर ब्लड सर्कुलेशन ना हो तो तुम सोचो कि हमारे अंदर का जो भी बेसिक तौर तरीका, मतलब जिस हिसाब से हम जिंदा हैं, हम जिस हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एनर्जी ही ना प्रोड्यूस हो। कैसे एनर्जी प्रोडक्शन कैसे काम में आता है इसको भी हम थोड़ी देर में समझ लेते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ये सारे मेटाबॉलिज्म अगर हो रहे हैं किसी इंसान के अंदर, कोई जीवित वस्तु अगर सांस ले रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जिंदा है ना। वो जो अपना डायलॉग है ना कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, वो फरहान अख्तर जो है वो अपना बढ़िया सा एक वो लिखते हैं कि अगर दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हाँ, तो वो वाली दिलों में बेताबियां लेके जो चल रहे हो जिंदा, वो बेटा शायरी वाली बातें हैं, उसको लेके मत आना यहां पर कि तुम बताने लगे वहां पर कि सर वहां पर मैंने पढ़ा था, हमारे महान वैज्ञानिक जो है वो साहब ने हमारे लिखा था वहां पर। तो इस तरीके से ठीक है। तो इसीलिए तुम समझना इस बातों को, इन बातों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसिकली क्या है बेटा तुम्हारे लिए मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि अगर तुम ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता हुआ कोई भी जीवित वस्तु दिखेगा तुम उसको जिंदा बोल देंगे, है ना। तो बेसिकली क्या है कि मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है। चौथे नंबर पर हमने अडैप्टेबिलिटी पढ़ा कि भाई अडैप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अडैप्टेबिलिटी का मतलब है कि माहौल के हिसाब से ढल जाना। अगर माहौल के हिसाब से ढलेंगे नहीं
तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी यार, बड़ी दिक्कत आएगी। कैसे दिक्कत आएगी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दिक्कतें आएंगी। मान लो कि हम चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाया है और चल रहे हैं, आंखों में धूल उल जा रही है, तो हम बोल रहे हैं कि अरे ऐसे ही धूल उल जा रही है, हमें नहीं टेंशन। अरे भैया आंखें बंद हो जाएंगी तुम्हारी। आंखों से जो टीयर्स बाहर निकलते हैं वो धूल के कणों को बाहर निकालते हैं। क्या टेम्पररी चेंज है तुम्हारा? तुम बहुत तेज दौड़ के आ रहे हो, तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है, एकदम से तुम्हें अगर स्वेटिंग ना हो, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर ठंडा ही नहीं होगा, तुम बोलोगे सर एसी चला लेंगे। अरे मान लो एसी ना हो, तो ये बाहरी साधन ना हो, तुम्हें अपने आप से रेगुलेट करना है, तो तुम्हारा ये स्वेटिंग मैकेनिज्म जो है ये तुम्हारी बॉडी को ठंडा करता है। जब तुम्हें ठंड लगती है तो तुम लगते हो कांपने, थरथर थरथर थरथर। वो थरथर कांपना ही क्या होता है, तुम्हारे बॉडी में फ्रिक्शन पैदा करके हीट जनरेट करता है। तो हम ये सब क्या कर रहे हैं भाई, इन सब चीजों से हम अडाप्ट ही तो कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म अडाप्टेशन में बोल सकते हो। कैक्टस जो रेगिस्तान में ऐसे ही निकल गया है क्या भैया? उसको लाखों साल लगे होंगे उस जगह पर अपने आप को ढालने में। उसने अपनी पत्तियां हटा दी होंगी, पत्तियों की जगह वो कांटे निकाले होंगे। उसने अपने बाहरी सरफेस पर उसने वैक्सी नेचर डेवलप किया होगा, जिससे कि जो जितना भी उसके अंदर वाटर कंटेंट है वो इवोपरेट ना होने पाए, वो ऑयल के शीट के पीछे रहेगा तो वो इवोपरेट नहीं। मतलब बहुत मेहनत किया होगा इसने। लॉन्ग टर्म अडॉप्टेशन भाई, हजारों लाखों सालों की मेहनत है इसकी। जैसे म्यूटेशन है, हम सब लोगों के अंदर भी तो म्यूटेशन है। पहले हमारी पूंछ थी, हम 4 पैर पर चलते थे, अब तो हम बाइपेडल हो गए। हमारा जो ये थंब है, ये थंब पहले ऐसे अपोजिंग नेचर का नहीं था। अपोजिंग नेचर का मतलब है कि अब हम इससे कोई भी चीजों को पकड़ सकते हैं। जैसे कि अब मैंने इस थंब के सहारे से ये कप का पूरा होल्ड किया हुआ है, हम इसके सहारे से इस पेन को हम ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं। तो ये जो अपोजिबल थंब है, ये भी हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही पेक्यूलियर क्वालिटी है हमारी। हाँ, एक मजेदार बात बताता हूं तुम्हें। जैसे मान लो जो इंसान थे, तुम ये बात पूछ सकते हो कि सर एक बात बताओ, ये दुनिया में जैसे अगर एक इंसान हो एक चीता हो, दोनों में लड़ाई हो, कौन जीतेगा? तुम बोलोगे चीता जीतेगा सर। अच्छा चलो, इंसान और हाथी में लड़ाई करा दे तो तभी हाथी जीतेगा। इंसान और शेर में लड़ाई कर दे तो भी शेर जीतेगा। जब जीतने वाला जानवर है तो ये इंसान बढ़ा कैसे? इंसान इतना दमदार, इतना पावरफुल कैसे हो गया? अगर आज भी वो इतना ही तुच्छ है कि फिजिकल एबिलिटी में वो उससे इतना पीछे चला जा रहा है, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं सर, फिजिकल एबिलिटी कैसे भी हो, मेंटल एबिलिटी देखो ना। मेंटली तो इंसान बहुत साउंड है, लेकिन इंसान शुरुआती दौर पर मेंटल एबिलिटी उसका इतना भी शानदार नहीं था, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है ना। तो शुरू में हमारे लिए सबसे बेस्ट बात जो थी बेटा, वो था हमारा नहीं ब्रेन नहीं, यही तो मैं जानता हूं ना, ब्रेन नहीं है बेटा, ये है हमारा ये 2 भुजाएं, ये 2 हाथ। हम बाई नेचर बाइपेडल हुए हैं, बिहेवियरल बाइपेडल नहीं है। जैसे तुमने देखा होगा कि कुछ चिंपैंजी, गोरिल्ला टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो भी जब मस्त घूमते रहते हैं तो वो भी अपना दोनों हाथ ऊपर उठा के मटकते हुए पेट निकाल के बाहर चल देंगे 2 पैरों पर, लेकिन वो उनका बिहेवियरल सपोर्ट है। जैसे तुमने देखा होगा बंदर हैं, कुत्ते भी हैं, कुत्तों को जब तुम दाना डालो और तुम उनको ना दो तो वो भी अपना 2 पैर ऐसे उठा के तुम्हारे ऊपर चढ़ जाते हैं कि मालिक खाना है, खाना दे दो हमें। तो खाना के लिए वो 2 पैर पर वो भी आ गए। तुम बोलो सर वो भी तो बाइपेडल हो गए। अरे नहीं ना, वो बाइपेडल उनका बिहेवियरल है, उनका बेसिक नेचर, बेसिक ट्रेट नहीं है बाइपेडल होना। हम जब बाइपेडल होते हैं तो हमारा दोनों हाथ बिल्कुल खाली है, बिल्कुल फ्री है, ना हमें इसको बैलेंस एस्टैब्लिश करने में कुछ काम करना है, ना ही हम, मतलब ये दोनों हाथ फ्री है। जब फ्री है तो हम क्या करें, भाला पकड़ लेते हैं। अब आएगा शेर तब देखते हैं, जैसे ही शेर आएगा भाला भोंक दिया हमने। तो ये जो 2 हाथ है हमारे लिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बने, जिससे कि हम लोगों ने इन जानवरों को आउटकम, या फिर हम इन सबके ऊपर आना शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि हम बहुत तेज बने, हम बहुत आगे बने। तो बेसिकली क्या है कि हमने भी तो देखो ये लॉन्ग टर्म में इवॉल्व ही किया है अपने आप में, है ना, इवॉल्व किया है कि नहीं किया है। तो हाँ, आईक्यू लेवल का डेवलपमेंट हुआ होगा, बिल्कुल सही बात अभी किसी ने बताई है। तो बेसिकली यहां पर सब चीजों के लिए हम बोल रहे हैं कि यार ये सब चीजें तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही है हमारे लिए। अब यहां पर इसके अलावा 5वां है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। हम बोल रहे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या मतलब है? बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर सर किसी भी कोई इंसान मान लो सो रहा है, हम बोल रहे हैं सर ये सो रहा है, इसका बॉडी मोशन कहीं नहीं दिख रहा है, हमें बॉडी मूवमेंट नहीं है, तो क्या करें? हमने कहा भैया चेक कर लो, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करके देख लो। तुमने कहा कि सर बिल्कुल सही है, इसका एक उंगली लेते हैं और गरम गरम चाय की प्याली में ऐसे एक डुबो के देख लेते हैं। भाई साहब उठ के अगर उसने तुमको कंटाप धर दिया तो मतलब कि जिंदा है वो। इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हमारा जो है वो खतरनाक होना चाहिए।
रेस्पॉन्स, अब तुम कभी खाना वाना बना रहे हो, गलती से भी तुम्हें गरम तवा गरम कढ़ाई टच हो जाती, तुरंत ही तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन आता है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये रेस्पॉन्स है तुम्हारे स्टिमुलाई का, है ना। अब यहां पर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होना बहुत जरूरी है। अब तुम यही सोचो कि कोई डेड बॉडी हो, अब तुम उसका उंगली को उठा के चाय में डुबो या फिर तुम उसको बिजली का झटका दे दो, कुछ भी रिस्पॉन्ड करेगा क्या? कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा वो। तो इसीलिए हमने बोला कि जिंदा रहने का ये भी एक मकसद है। तो तुम जिंदगी का मतलब समझे ना, लाइफ का मतलब क्या है। यहां पर ये सारी चीजें क्या है, क्या तरफ किस तरफ इशारा कर रही है कि भैया जिंदा कौन कौन है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिंदा होने का। अगर ये सारे काम काज कोई कर रहा है, ये सारे एक्टिविटीज कोई शो कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लिविंग बीइंग बोलेंगे। तो अब इसका मतलब समझ में आ गया है ना। हाँ भैया, दिव्यांश और अंजलि, हाँ बेटा ठीक है बेटा, शादी उदी हो जाएगी कभी, 4-5 साल पहले कमा धमा लो थोड़ा, अभी यहां हाय हेलो नहीं करना है ना। हाँ, नहीं तो वैसे ही तुम दोनों लोग को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर तुम लोग, यहां मत आओ बेटा, तुम गलत साइट पर आ गए हो। तुमको वहां क्या नाम है उसका, मैट्रिमोनी वाला कौन सा एक साइट होता है ना, हाँ वहां जाना चाहिए बेटा। यहां पर तुम्हारी दाल थोड़ी निकलेगी। नहीं नहीं नहीं, दूसरे जगह जाना बेटा, दूसरे जगह। हाँ हाँ हाँ, अंजलि जो है वो कौन है? अंजलि लड़का तो नहीं है, मुझे तो लग रहा है ये 4-5 लोग को हाय हेलो तो बोल ही दिया है उसने। हाँ, बीवेयर ऑफ दीज थिंग्स है ना, सोशल मीडिया में ये अंजलि कब अंजला निकल जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम अंजलि समझ के बात कर रहे होगे और वो कुछ और ही निकल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अब जैसे कुछ किसी ने बोला, साक्षी ने बोला कि सर रिपीट कर देना ये 5 पॉइंट। तो बेटा मतलब रिपीट करने का मतलब ये है कि देखो, मुझे नचाने का जो है पूरा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तो तुमको लगता है कि अरे सर यही 5 पॉइंट फिर से बताओ, तो तुम बस अपना वो जो कर्सर है वीडियो वाला उसको थोड़ा सा पीछे करो, मेरे को फिक्स करो, मैं वही 5 पॉइंट तुमको फिर से बता दूंगा। तुमको लगे नहीं नहीं मजा नहीं है सर, एक बार आओ, एक बार आओ, फिर से वो कर्सर पीछे कर दो, मैं फिर बताऊंगा। अब तुम मेरे को 100 बार पूछ लो, 200 बार पूछ लो, इसीलिए तो मजा आता है। ऑनलाइन का यही तो फायदा है, अपने हिसाब से सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे हम बढ़ते हैं। हमें पता चला कि चलो ये सब बहुत बातें हो गई, ये सेल आखिरकार दिखता कैसा है यार, ये है कैसा, ये सेल कैसा है। तो हमने बोला कि देखो भैया, सेल 2 प्रकार के हमारे पास में है, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल मोर और लेस 3D में तो मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा ही, लेकिन उस 3D के अलावा भी कुछ ऐसा दिखता है ना। अब यहां पर जो है, हाँ कोई इनफर्टाइल है तो लिविंग, अरे नहीं ऐसा नहीं है रे पगले। देखो, इनफर्टाइल होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास एकदम ही रिप्रोडक्शन का कोई ग्लैंड नहीं है। रिप्रोडक्शन उसके उसके पास में बेटा उसको बीमारी बोलेंगे, है ना, उसको बोलेंगे कि भैया डिसऑर्डर है उसको। इनफर्टिलिटी क्या है? एक डिसीज है, एक डिसऑर्डर है। जब भी तुम बात कर रहे होगे तो तुम किसी एक इंसान की नहीं बात करोगे कि अच्छा ये मोनू जो है ना सर, ये मोनू इनफर्टाइल है सर, है ना, या फिर ये सर ये जो ये क्या बोलते हैं अपने नेहा जो है, नेहा नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। तो नेहा के इनफर्टाइल क्या वो जिंदा नहीं है फिर? अरे है बिल्कुल। तुम बात करो इंसानों की, तुम किसी एक पर्टिकुलर नाम पर मत जाओ, है ना, नाम पर मत जाओ और बिना नाम के तुम बात करो। तुम बोलो इंसान जो है वो इनफर्टाइल है, नहीं ये तो है नहीं भाई, इंसान तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना। इंसानों की मतलब तुम्हें स्पेशीज को देखना है, ना कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखना है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम जब भी क्वालिटी डिफाइन करोगे तो यू विल बी वॉचिंग टूवर्ड्स द स्पेशीज, पूरे स्पेशीज, इंसानों की बात करनी है तुम्हें, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात करनी, मतलब पूरा एक स्पेशीज होगा, ना किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबका? बढ़िया बढ़िया। हाँ, ये फिगर ड्रॉ नहीं बेटा, फिगर ड्रॉ नहीं करना होता है। ये फिगर जो होता है इसको तुम अपना क्या बोलते हैं, अभी क्लास के बाद ना एक लिंक दे देता हूं मैं, तो उस पे ना तुम ऐसे क्लिक करते हो तो तुम्हारे घर पर अपने आप ही ये सब प्रिंट आउट होके अपने आप घर पे पहुंच जाते हैं। ये सब ऑटोमेटिक है, अपना पीडब्ल्यू बहुत आगे निकल चुका है भाई पढ़ाई वढ़ाई में, तो टेंशन मत लो। ये जो भी चीजें मैं कर रहा हूं ना, बस इसके बाद क्लास के बाद एक लिंक आएगा, उस लिंक पर ऐसे क्लिक करोगे और क्लिक करते ही तुम्हारे घर में तुरंत के तुरंत एकदम जिन प्रकट हो जाएगा, और जिन प्रकट होकर बोलेगा ये रहो हुकुम मेरे आका, ये लो सब कुछ लिखा हुआ मैंने तुम्हें दे दिया है। और ये सब जो बोर्ड वोर्ड पर मैं बना रहा हूं, ये सब मैं अपने लिए बनाता हूं बेटा, मेरे को याद नहीं रहती ना सब चीजें, मैं समझ नहीं पाता हूं, इसलिए मैं खुद को समझाने के लिए सब बनाता हूं। तुम लोग तो भाई शातिर इंसान हो तुम लोग यार, तुमको समझने समझाने की जरूरत थोड़ी ना है। तुम क्या करोगे सब बना के, बना लोगे तो पास नहीं हो जाओगे। तो इसलिए जिंदगी में पास होना अपना मकसद थोड़ी ना है, जिंदगी में अपना मकसद कुछ और ही है।
तो उसके लिए बेटा तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, है ना। ये सब ऐसे ही याद हो जाएगा, तुमको टेंशन क्या ले रहे हो। हाँ देखो अभी इस स्ट्रक्चर में हमने बनाया क्या है बेटा, इस स्ट्रक्चर में हमने दो तीन चीजें बनाई है जो कि किसी भी एक सेल को डिफाइन करने के लिए बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है भाई साहब, बेहद जरूरी। तुम ऐसा बोल सकते हो यहां पर इतना जरूरी है कि अगर ये तीन चीज ना रहे तो तुम उसको सेल घोषित ही मत करो, उसको सेल तुम बोलो ही मत भाई साहब। ना प्लांट सेल है ना एनिमल सेल है, अगर उसमें ये तीन चीज नहीं हुआ तो मतलब कि दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। अरे भैया ये सेल के ऐसे यूनिट्स हैं जिनके ना रहने पर सेल सेल नहीं रहेगा। अब तुम सोच सकते हो कितनी जरूरी है ये सब। तो हम बोलते हैं इनको तुम ऐसे कंपेयर करो बेटा, अपने आप से कंपेयर करो, है ना। यहां पर ये जो तुम्हारा स्किन है, अब तुम सोचो कि अगर ये स्किन क्या है बेटा, तुम्हारा कवच जैसा ही तो है। तुम्हारे शरीर का कवच कैसा है, ये स्किन है, ये स्किन तुम्हारे कवच जैसा है। अगर ये कवच जैसा है तो यहां पर भी जो ये सेल है इनका भी तो ऐसा ही स्किन होना चाहिए, इनका भी तो एक कवच होना चाहिए। तो पहला क्या है, कवच। पहला क्या है, कवच। ये कवच का नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल सकते हो। दोनों में से जो नाम तुमको पसंद है वैसे याद दोनों ही करना पड़ेगा। तो सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद और क्या करें हम, और क्या करें, यहां पर एक चीज और समझना, इसके अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे तुम लोग वो खाते हो ना, जेली खाते हो, जेली, जस्ट जेली जो खाते हो, वैसा वाला जेली लाइक स्ट्रक्चर है इन दोनों के अंदर। तो इधर भी सेल मेम्ब्रेन, इधर भी सेल मेम्ब्रेन, इधर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल या प्लाज्मा, इधर भी प्लाज्मा, इधर भी वो लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर, इधर भी। दोनों कहते क्या बेटा, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब तीसरा जो है, इनका होना चाहिए न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस जो है ना वो इतना जरूरी है। जैसे तुम्हारे शरीर में अगर मान लो खोपड़ी ना हो तो कैसे करोगे तुम काम, कर पाओगे कोई काम? तो सर वो तो बहुतों के अभी भी नहीं है, लेकिन कर तो रहे हैं। हाँ वो बात अलग है ना? लेकिन तुम इस बात को समझो कि अगर किसी के अंदर खोपड़ी ना हो, ब्रेन हटा दो उससे, तो वो क्या परफॉर्म करेगा? तुम जो बोल रहे हो, जो टाइप कर रहे हो, जो लिख रहे हो, जो समझ रहे हो, वो सब सिग्नल कौन दे रहा है बेटा? ब्रेन ही तो दे रहा है। ब्रेन ही तुम्हारा कंट्रोलिंग हाउस है। कंट्रोल हाउस ऑफ यू इज योर ब्रेन। हाँ ब्रेन से सब कुछ होता है, सारे सिग्नल्स सब कुछ करने का। ये उंगलियों को भी ऐसे ऐसे हिलाने का जो काम है ना, ये सब भी कौन बता रहा है? ये ब्रेन बोल रहा है कि अच्छा उंगली ऐसे ऐसे करो, है ना, ऐसे ऐसे करो, हम बोलेंगे जय, वो सारी बातें सब जितने भी हैं वो सब ब्रेन तुम्हें सजेस्ट कर रहा है। इसीलिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब यहां पर इस चीज को हम समझते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये सब जो है ये सब जरूरी है। बस प्लांट सेल के लिए एक एक्स्ट्रा चीज आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल क्यों एक्स्ट्रा है और क्यों चाहिए हमें सेल वॉल? हम बोलते हैं भैया सेल वॉल देखो, अगर हमने ये पढ़ा है, कई बार पढ़ा है हमने तो ये चीज कि प्लांट्स वगैरह जो होते हैं बेटा, उनको धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश सब वहीं झेलना है यार। और हमें ठंड लग रही है, हम घर के अंदर घुस जाएंगे। अच्छा बचपन में, पुराने जमाने में गुफा के अंदर घुस जाते होंगे। जानवर भी ऐसे ही करते हैं, भीग रहे हैं बारिश में, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, गुफा देखा, गुफा के अंदर जाके बैठ गए। तो जानवर, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सब मूवेबल जोन्स में आते हैं। तो ये मूव कर सकते हैं। इनका पैर जो है वो जड़ों के जैसा नहीं है कि जैसे पौधे के जो जड़ होते हैं या पेड़ का जो जड़ होता है वो एक जगह पर टिक जाता है, अब वो हिल नहीं सकता है। तो ऐसे बाकी लोगों के साथ में नहीं था, तो ये सब अपने लिए नहीं डेवलप कर पाए। इसने अपने लिए एक एक्स्ट्रा कवच मांग लिया भाई नेचर से कि भैया नेचर एक काम करो यार, तुम हमको जाने तो देते नहीं हो, तुम हमको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दो। जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है उसी को हम बोलते हैं सेल वॉल, है ना। तो प्लांट्स में सेल वॉल, और ये हार्ड होते हैं, काफी हार्ड होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये तो सॉफ्ट होता है, हार्ड होते हैं भाई साहब। तुम देख लो, तुम लकड़ी के टहनी पर जाओ और एक मुक्का खींच के मारो, और यही तुम अपने पेट में एक घुसा खींच के मारो, तुम्हें समझ में आ जाएगा पेट वाला जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट सा लगेगा। और जब लकड़ी के टहने पर मारी होगी तुमने तो फिर तुम्हें वो हार्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सेल वॉल का रिजिड स्ट्रक्चर तुम्हें साथ में दिखेगा। अब ये जो तुम सामने अपने एक टेबल देख रहे हो, ये टेबल बेसिकली तुम्हारे एनसीईआरटी से साक्षात उठाया गया है, और इसमें यह बात बताई गई है कि आखिर कैसे हम लोगों ने इस सेल के बारे में इतना जो हम जानकारी आज के टाइम पर गा रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आखिरकार कैसे, क्यों, कहां, कब, किसने दी है। अब इसी बेसिस पर हमें इस चीज को समझना है। यहां पर जब भी हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां से हमें कुछ बातें क्लियर होना स्टार्ट भी हो जाएंगी भाई साहब। यहां से अब इस चीज को जरा समझना कि सबसे पहले 1665, अरे भाई साहब अभी 2026 चल रहा है,
2026 नहीं, 1665 की बात हो रही है, बहुत साल पुराने की बात है, लगभग 2.25 साल पुरानी बात है ये। उस टाइम पर एक पर्सन थे रॉबर्ट हुक के नाम से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो वो महंगी बोतल का वो जो ढक्कन आता है ना लकड़ी का, हाँ वो वाला ढक्कन, वो उसको उन्होंने अपने बहुत ही प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा अरे ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि ये तो अलग अलग जेल है और जेल के अंदर कोई तो कैदी बंद है। और उसी टाइम पर जेल को सेल भी बोलते थे कि भैया सेल में बंद है, हाँ सेल, तो वही जैसे सेंट्रल जेल हम लोग बोलते हैं, उस टाइम पर सेल्स हुआ करते थे। तो सेल जैसा स्ट्रक्चर इनको लगा, जेल जैसा स्ट्रक्चर लगा, उन्होंने इसका नाम सेल रख दिया। बाद में 1674 में ल्यूएन हॉयक एक पर्सन थे, वो आए, उन्होंने बोला कि यार ये पहली बार इन्होंने तो एक मृत सेल देखा था, मतलब मरा हुआ सेल देखा था। ये गए भाई साहब, तुरंत के तुरंत अपना टेस्ट ट्यूब उठाया और अपने घर के पीछे वाले नाले से वो टेस्ट ट्यूब का पानी भर लाए। अब उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी तो होंगे, और कुछ ऐसे 9 सालों में थोड़ी तकनीक भी तरक्की कर गई थी, तो इनको लिविंग सेल भी दिख गया, बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो भी दिख गया। फिर 1831 में अगेन एक रॉबर्ट जैसा एक और पर्सन, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन आए, और 1831, भाई साहब बहुत टाइम बीत गया है ना, बहुत टाइम बीत गया है यहां से यहां तक में। तो यहां तक 1831 तक आते आते इनके पास में बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप आ गया था, और इसके दम पर इन्होंने बेटर माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस तक देख डाला, मतलब वो सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस और छोटा, उसको भी देख डाला। फिर 1839 में पुरकिंजे, और उन्होंने बोला कि भैया हम एक काम करते हैं, हमने एक टर्म तुम्हें बताते हैं, कान में जाकर बताया प्रोटोप्लाज्म। क्या क्या? प्रोटोप्लाज्म। बोले क्या होता है भैया प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है? बोले कि अरे कुछ नहीं यार, अरे ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है, वो जो तुम सेल मेम्ब्रेन देख रहे थे, सेल मेम्ब्रेन जो कवच जो स्किन थी उसके अंदर जो माल मटेरियल है सब प्रोटोप्लाज्म है। बोले अच्छा अच्छा ऐसा है, ओके ओके ओके। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? एनीथिंग इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर है वो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा कहलाएगा। फिर 1839 और 38 में दो लोग आते हैं, स्क्लाइडेन एंड श्वान। इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम तो भैया थ्योरी में बिलीव रखते हैं, हम थ्योरी लिख के देंगे सबको, ये लो भैया, अब तुमको रटने वाली बातें दे रहे हैं, ये लो दो बात। उन्होंने बोला कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कहां जा रहे हो, इधर आओ, हाँ देखो दो बात बताते हैं, दोनों बात को कानों में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, कि पहली बात तो प्लांट और एनिमल्स सेल से बने। तुमने कहा हा ये तो मैं पहले से पता है। अरे पगले पहले से पता है क्योंकि इन्होंने बताया है, इन्होंने किसी को बताया, फिर किसी ने किसी को बताया, फिर किसी ने किताब में छापा, किताब ने सबने पढ़ा, वही मैंने पढ़ा, वही मैंने तुमको बताया, या फिर तुमने पहले भी किसी किताब से पढ़ा होगा। तो बताया किसने पहली बार? इन्होंने ही बताया, ठीक है। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी हमें पता है, अब ये भी पढ़ा हमने, फंडामेंटल क्यों कहते हैं ये भी बता दिया, लाइफ क्यों बोलते हैं ये भी पता कर दिया हमने। तो ये सब चीजें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर 1855 में कुछ साल बाद ही एक और पर्सन आते हैं वर्चव, और उन्होंने बोला कि अरे रुको रुको रुको, ये 2 पॉइंट जो थे ना ये अच्छे नहीं है, हम एक थर्ड पॉइंट भी ऐड करना चाहते हैं उसमें। तो इन्होंने तीसरा पॉइंट ऐड कर दिया कि थर्ड पोस्टुलेट बोल सकते हो उसको, कि ये ऑल सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब हर एक सेल अपने पुराने सेल से ही पैदा होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारी जो स्किन है, स्किन आज मान लो तुम 20 साल के हो चुके हो, और 20 साल में 18-20 साल जो भी उम्र होगी तुम्हारी, इस उम्र में तुम लोग क्या कह रहे हो कि हमारा सर जो स्किन है वो वही स्किन है जो बचपन में पैदा होते टाइम था? नहीं, पैदा होते टाइम तो बेटा तुम्हारे बिल्कुल मुलायम हाथ थे, अब तो पत्थर जैसे हाथ हो चुके हैं। लड़कियों के हो सकता है अभी भी ऐसे ही हो, लेकिन लड़कों के तो एकदम पत्थर जैसे हाथ हो चुके हैं। ये कड़े हाथ कहां से आ गए बेटा तुम्हारे? अरे ये स्किन जो तुम्हारे ऊपर है ये हमेशा शेड होती है, चेंज होती है, ये स्किन के सेल्स मरते हैं, मरने के बाद नए सेल आते हैं। तो बेटा तुम्हारा जो ये परत है, तुम सांप के जैसे केचुली तो नहीं छोड़ते हो, लेकिन तुम्हारी स्किन के सेल्स जो है वो हमेशा शेड होते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो ये नए वाले सेल्स आते कहां से? हमने बोला वही पुराने सेल से, पुराने सेल से ही बट के पैदा हो जाते हैं। अच्छा ये बात है, सारे ऐसे, हाँ सारे ऐसे ही होते हैं, सारे सेल्स जो होते हैं वो पुराने वाले सेल से ही आते हैं। तो इसका मतलब है यस कि सेल्स जो है वो हमेशा अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने 1940 में एक आखिरी चीज पढ़ी कि यहां पर ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यहां पर हमें खतरनाक तरीके से एक बहुत ही बढ़िया दृश्य मिला, जिसके थ्रू अब हम फ्यूचर में जितनी बातें करने जा रहे हैं सब इसी की नजरों से बातें करेंगे। 1940 के बाद से हम लोग सेल के अंदर घुस घुस के एक एटम मॉलिक्यूल तक देखना शुरू कर दिया हमने, और यही सारी बातें, हाँ यस यूट्यूब पे एक्सप्लेन किया बेटा हमने, ये मेरे को बताया। तो ये तो बेटा अभी तक हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा सेल का, क्या होता है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब क्या है, न्यूक्लियस, ये सब क्या होता है। लेकिन अब हम अगर इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दें कि एक आउटर कवर में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन डाल देते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर में हम कुछ लिख लेते हैं, और एक न्यूक्लियस, इनके अंदर अंदर हमें अब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर अंदर में डिटेल में पढ़ते हुए अब हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है?
वो अपने को पढ़ना नहीं है यार, वो बहुत बड़ी सी मशीन होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे माइक्रोस्कोप वो लैब, बायो लैब में देखा था तुमने, छोटा वाला लैब में, उससे क्या होता है, कोई भी छोटी सी चीज एकदम बड़ी दिखने लगती है भाई साहब, एकदम जूम इन करके हम लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा अलग लेवल की दुनिया है। मतलब कि तुम एक एटम के अंदर, मतलब सॉरी एटम नहीं, सॉरी एक सेल के अंदर क्या चीजें कैसी दिखती हैं वो सब भी तुम देख लोगे। और उसको जरा मैं तुम्हें दिखाना भी चाहूंगा, यहां पर देखो, आओ आओ तुम्हें दिखाता हूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसे दिखता है, मजा आएगा। देखो बेटा कैसे दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ही हम लोग को ये सारी चीजें समझ में आई हैं। ये चूहा है, चूहे का एक एक सेल दिखा रहा है। अब ये सेल देखो कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता बेटा, हम लोग को दिखाने के लिए इसको ट्रांसपेरेंट किया गया है। अदरवाइज ये बिल्कुल हमारे स्किन के जैसा ऐसा ही होता है ना, स्किन के जैसा होता है एकदम सेल। अब उसके अंदर अगर हम लोग घुसते हैं तो हमें देखो क्या मिला, सबसे पहले साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये एक सिंगल सेल हम लोग देख रहे हैं। इस सिंगल सेल के आधार पर जरा इसको कैसे पढ़ते हैं, ये बेटा ऑर्गेनल्स हैं। क्या है, ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स। जो ये ऑर्गेनल्स हैं, व्हाट आर ऑर्गेनल्स, तो बेसिकली इनको समझना है कि ये कहां होते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर वो कीड़े मकोड़े जैसे सब चल रहे थे ना अभी, वही है ऑर्गेनल्स। जैसे हमारे शरीर के अंदर में ऑर्गन होता है ना, ये हार्ट है, इधर लंग्स होंगे, इंटेस्टाइन, पेट, लीवर, पैनक्रियाज, फिर बाकी हमारे दो हाथ, नाक, कान, पैर, मुंह, ये सब जो भी आप देख रहे हो, ये सब बेटा क्या है, ये सब ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, इन सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे कि मान लो कान है, अब कान तो कल नहीं बोलेगा कि सुबेरे से यार पूरे जिंदगी भर से 20 साल से मैं सुन रहा हूं, अब मेरी सुनने की क्षमता बहुत हुई, अब मैं सुनूंगा नहीं, अब मैं बोलूंगा। मुंह बोल रहा है कि मैं बोल बोल के थक चुका हूं यार, अब कल से मैं जो है अब वो सुनूंगा, मैं बोलूंगा नहीं भाई, मैं सुनूंगा। पॉसिबल है क्या, नहीं, एकदम पॉसिबल नहीं है। तो जो ऑर्गन का जो काम है वो वही काम तो करेगा, है ना, वो वही काम करेगा भाई साहब। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर में ऑर्गन्स होते हैं, हमारा स्किन था जैसा वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे हमारे शरीर के अंदर में ऑर्गन्स हैं, वैसे ही यहां पर ऑर्गेनल्स हैं। ऑर्गेनल्स कह रहे हिंदी में सर बताएं, ये क्या बेटा मैं फारसी में बता रहा हूं, हिंदी ही तो बोल रहा हूं। क्या तुम इसको भी हिंदी में जानना चाहते हो तो बेटा डिक्शनरी का उपयोग करो। मैं डिक्शनरी नहीं, मैं सर हूं, वो भी इंग्लिश मीडियम का। वो तो तुम्हें समझाने के लिए मेरे को हिंदी शब्दों में समझाना पड़ता है ताकि तुम्हारे भेजा में खोपड़ी में घुसे, है ना। तो यहां पर हम लोग, इसका हिंदी चाहिए तो तुम अपने हिसाब से डिक्शनरी में सर्च कर लेना। अब ऑर्गन के अंदर देखो, तुम्हें ना मैं दिखाता हूं तुम्हें बेसिकली ये सारी चीजें हैं क्या क्या। देखो थोड़ा सा बैक कर देता हूं। हाँ, इस सेल के अंदर में मैं तुम्हें कुछ बेसिक बेसिक चीज बताता हूं। देखो जो तुम ये पिंक पिंक कलर का देख रहे हो ना, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है तुम्हारे लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, पहली बार सुनोगे तो लगेगा कि क्या ही बोल दिया सर, ये तो अंग्रेजों का कुछ लग रहा है। नहीं नहीं, अपने सेल का ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर ये जो तुम कीड़े मकोड़े जैसे पिंक पिंक, डार्क पिंक कलर के, रेड रेड कलर के जो देख रहे हो, दीज आर दी माइटोकॉन्ड्रियाज। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, याद होगा बचपन में पढ़ा था, है ना। यहां पर, हाँ बेटा ऑर्डर कर दिया तुम्हारे लिए, ऑर्डर कर दिया। कहाँ कौन किसको भूख लग रही है, अच्छा दिव्यांश को बेटा, हाँ लो रुको रुको, हाँ सर, यस हाँ जा रहा है बेटा, खाना जा रहा है तुम्हारे घर पे। हाँ, ये सब सर्विस तो पीडब्ल्यू अपने आप ही प्रोवाइड करता है, तुम क्लास में बैठो बेटा बस। इनफैक्ट मैंने उस खाने के साथ साथ बेटा तुम्हारा दिमाग जो है थोड़ा कम है, उसको भी ऑर्डर कर दिया है, टेंशन मत लो। तो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा खाना,
दोनों को खाने की कोशिश करना, तुम्हें पक्का पता चल जाएगा, टेंशन मत लो, सब मिलेगा। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां पर जो तुम नीले नीले रंग का देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे बबूले जो दिख रहे हैं, बुलबुले जो दिख रहे हैं बेटा, ये सब जो है, ये छोटे छोटे जो है, ये इनको बोलते हैं लाइजोसोम्स। इनको बोलते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स है ये। अब ये क्या है अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा, इत्मीनान से बैठो, सब बताऊंगा। फिर उसके बाद तुम बोल रहे हो कि सर ये सब क्या है, ये सब जो है छतरी छतरी दिख रही है, ये सब। मैं बोला यार ये सब और कुछ नहीं है, ये सब गॉल्गी बॉडीज है बेटा, गॉल्गी बॉडीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गॉल्गी बॉडीज हम लोग बोल सकते हैं। तो जरा इन्हीं सब चीजों को अगर हम थोड़ा और डिटेल में यहां पर देखें, देखो अब ये क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारा वो ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उसके ऊपर ये जो पीले पीले रंग के बूंदे, ये बेटा बूंदी के रायता नहीं बना देना तुम इससे। क्या है ये? क्या है तुम्हारे लिए? राइबोसोम्स है। दीज आर दी राइबोसोम्स। हाँ, ये राइबोसोम्स कहते हैं इनको। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं और उसके सरफेस को रफ बना देते हैं बिल्कुल। इसीलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इनका सरफेस जो है रफ हो गया, खुरदुरा हो गया ना, इसलिए। और इसी तरीके से हम लोग थोड़ी थोड़ी और बातें करते हैं। देखो जो नीले नीले बबूले दिखा रहा था मैं, लाइजोसोम, ये सब जितने भी फालतू की चीजें होती हैं उन सबको निगल जाते हैं। हाँ, उनको निगल के अंदर ही अंदर पचा देते हैं, खत्म कर देते हैं, तोड़ ताड़ देते हैं, और अंदर ही अंदर बस्ट आउट। ये देखो गायब, आ गया, पच गया, खत्म। तो ये सब, ये क्या है तुम्हारे सामने? माइटोकॉन्ड्रिया। ये रेड रेड कलर के जो माइटोकॉन्ड्रियाज दिख रहे थे, ये माइटोकॉन्ड्रियाज तुम्हारे सामने दिख रहे हैं। और ये इसी प्रकार से तुम्हें देखने को मिलेंगे। इनके अंदर जब तुम जाओगे तो तुमको एक बहुत ही शानदार चीज देखने को मिलेगी, उसको भी अभी हम बात करते हैं। बट मोटा मोटा तुमको आइडिया लग गया ना कि देखो बेटा, अब जैसे प्लांट सेल्स की तुम बात करो, तो प्लांट सेल्स भी जैसा मैंने तुम्हें दिखाया था वैसा ही कुछ कुछ दिख रहा है अपने को। अब तुम बोल सकते हो कि ये देखो एक एक सेल मिल गया, प्लांट सेल। देखो इनके अलग अलग लेयर्स है ना, सेल वॉल्स वगैरह सब दिख रहे हैं। ये देखो यहां पर एक, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं इसको। प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड। देखो ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। तुमको एक्चुअल में इन्हीं सब के बारे में बात करना था। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, इन सब के बारे में बात किया, लाइसोसोम के बारे में बात किया, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल और वक्यूल। ये तीन चीजें मैंने नहीं दिखाई तुमको, तीन चीजें अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। नेक्स्ट हम लोग यहां पर जो काम कर रहे हैं, यहां पर जो भी हमारा जिक्र है उसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आउटर कवर, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का, इनको आज पढ़ते हैं, इनके बाद से कल पढ़ लेंगे, डोंट वरी। तो पहले बस यही दो चीजें हम पढ़ेंगे आज, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होता है बेटा? हमें लगता है कि सेल वॉल सिर्फ पौधों में मौजूद है क्या? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पौधे में नहीं बेटा, और भी जगह पर है। प्लांट सेल्स में, एल्गी में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, हर जगह है। और ये सारे के सारे, सर व्हाट वेयर दोज व्हाइट लिटिल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बेटा वो डीएनए है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वो भी बताऊंगा। तो बेसिकली जो हमारा सेल वॉल है, प्लांट सेल, एल्गी, फंडाई, बैक्टीरिया, सब जगह पर हमें सेल वॉल देखने को मिलते हैं। ये जो सेल वॉल है ये बेसिकली सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज क्या होता है बेटा? जो पेपर पर तुम लिख रहे होगे अभी ना, वो भी सेल्यूलोज है, वो भी सेल्यूलोज है ना। अब सेल्यूलोज मतलब कोई भी नेचर से डिराइव, जैसे तुम गन्ने का जूस पीते हो, गन्ने के जूस के बाद जो बगास बचता है वो क्या है? सेल्यूलोज है। ये लकड़ी, लकड़ी जिस टेबल पर बैठे हो अगर वो लकड़ी का है तो वो क्या है? सेल्यूलोज है। कपड़ा जो पहन रहे हो ये क्या है बेटा? ये कपड़े, ये सब सेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। हाँ, सबसे ज्यादा अबंडेंट, लकड़ी उकड़ी का ज्यादातर चीजें वहीं से बन रही है, तो सेल्यूलोज का ही सबसे ज्यादा गौर है। यहां पर फंजाई, फंजाई किस चीज से बनता है? जैसे सेल्यूलोज वैसे चाइटिन होता है, वैसे पेप्टिडोग्लाइकन होता है। बेटा ये सब याद करने की चीज नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, है ना। यूपीएससी इन सबसे सवाल नहीं पूछे कभी भी, यहां पर सवाल पूछे जा सकते हैं कि फंक्शंस क्या है सेल वॉल के। हमने बोला भैया ये सबसे पहले मजबूती देता है। हाँ, मजबूती देता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ये डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, ये भी क्लियर करता है। ये डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन ये क्लियर करता है। इतने दिन बाद मजा आई, ठीक है बेटा, ऐसा ही मजा तुम्हें मैं हर दिन दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, पढ़ने का अलग मजा है भाई साहब। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल। सेल वॉल कहां पर मिलता है हम लोग को? प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब जगहों पर देखने को मिलता है। फिर और क्या? डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या है? जिसको जिसको इसका मतलब ना समझ में आए, आज के बाद से जब भी मैं शब्द पैथोजन बोलूं या कहीं से भी सुनना तुम लोग, तो उसको तुम इस हिसाब समझना कि दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव।
सूक्ष्म जीव जो कि हमारे शरीर के अंदर घुस गए तो भैया बवाल कर देंगे। हाँ, डिसीज कॉजिंग है ना, कोई बीमारी लेके आएंगे अपने साथ, तो इनको हम लोग बोलते हैं पैथोजन। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है, सब पैथोजन है। तो हम बोल रहे हैं कि प्लांट्स में भी तो ऐसे ही बैक्टीरिया वायरस जाते होंगे, उनको भी तो अफेक्ट करते होंगे। हम लोग हाँ बिल्कुल करते हैं। तो उनको ये डिफेंड करता है सेल वॉल, ये सेल वॉल घुसने नहीं देता। क्या तुम्हारा स्किन ऐसे ही बैक्टीरिया वायरस को घुसने देता है? नहीं, रोक देता है भैया ये। हाँ, स्किन नहीं घुसने देता कभी भी। तुम देखोगे कि जहां पर स्किन टूट जाती, घाव लग जाता है, उस खुले घाव पर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस जरूर से प्रवेश कर सकता है, लेकिन अगर स्किन है तो स्किन के ऊपर से कोई नहीं जा पाएगा। फिर डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, ये हो गया। प्रोवाइड टफनेस एंड रिजिडिटी। तुमने देखा होगा एक पतला सा तना भी जो होता है पेड़ का, वो भी एकदम स्ट्रेट, एकदम ऐसा खड़ा होता है, टेंशन। यस, हाँ बताओ भाई, कहां छोटे इंसान तुम, अरे वहां से बात करो। नारियल का पेड़ अगर होगा तो ऐसा देखेगा, अरे ऊपर खोपड़िया पे नारियल लटका है, इसको चाहिए तो थोड़ा ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। हम अपना रिजिडिटी मेंटेन करके चलते हैं, तो उस पर हम लोग बंदर के जैसे पूरा का पूरा वो नारियल के पेड़ पर चढ़ जा। कैसे चढ़ जा रहे भाई? क्योंकि सेल वॉल है इसके बेसिक स्ट्रक्चर में। सेल वॉल जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है उसको। यहां पर आर्ट्स स्टूडेंट क्राइंग इन कॉर्नर, क्यों भैया? मत रो बेटा, ओले मेरे बच्चा, इधर आओ इधर आओ। कौन रो रहा है बेटा कोने में जाके? नहीं, कोने में जाके ऐसे नहीं रोना है। रोने के लिए बेटा दुनिया पड़ी है, कोने में जाने की जरूरत क्या है, सबके सामने रो। हाँ, तो यही यूपीएससी है सर, यही यूपीएससी है। यहां पर प्रोवाइड टफनेस एंड रिजिडिटी टू प्लांट, यही तो क्रिएट करता है, यही तो करता है। फ्रीली परमिएबल, अब इसका मतलब नहीं समझ में आएगा तुम्हें, हाँ अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ओहो नॉन लिविंग है यार बेटा, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब क्या है पता है? काम का नहीं है। अरे गाऊ बहुत काम का है, नॉन लिविंग है बस एक प्रोटेक्शन कवच ही तो है। जैसे मान लो तुमने कपड़ा पहन लिया, अब कपड़ा पहनने से तुम क्या बोलो, कोई काम नहीं कर रहा है? अरे भैया बहुत काम कर रहा है, हम इतना कपड़ा पहन लेते हैं, नॉन लिविंग ही तो है ये, लेकिन इसके रहने से कम ठंड तो नहीं लग रही है हमें। तो बेसिकली मतलब क्या है कि ये भी एक तरीके से नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन काम का बहुत है। अब यहां पर फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या है उसको जरा मैं समझा देता हूं। कई बार जब हम लोग अगला, जैसे अब तुम सेल वॉल देखा, सेल वॉल तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ईच एंड एवरीवेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से भी रुकने वाला नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से भी रुकने वाला नहीं है, इसीलिए ये सर्वत्र प्रेजेंट है बेटा, सर्वत्र प्रेजेंट है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये बात तो सही है चलो, बट इन सबके आधार पर अगर हमसे कोई पूछता है कि पहली बात तो ये सभी सेल में प्रेजेंट है, हाँ सभी सेल में, प्लांट एनिमल सब में, हाँ सब में प्रेजेंट होता है। इसका कॉम्पोजिशन जो है वो कैसा है, किस चीज से बना है? जैसे वो तो सर बताया आपने कि सेलुलोज का बना है, चाइटिन का बना है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना है। ये किसका बना है? हमने बोला भैया ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। अरे सर ये तो खतरनाक शब्द फेंक दिए आपने फिर से, क्या होता है ये? अरे कुछ नहीं होता, ये देखो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन जैसा जो हम बात कर रहे हैं वो ये स्ट्रक्चर है बेटा। ये जो तुम लाल लाल रंग का ये बैलून देख रहे हो ना, ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखो, ए बैलून बांध दिया, उड़ गया बैलून। नहीं, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या अपने लिए लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स। और जब भी लिपिड्स की बात हो तो सिर्फ एक ही शब्द दिमाग में आना चाहिए, लिपिड बोले तो फैट। हालांकि लिपिड का मतलब और भी वाइड है, लिपिड एक अम्ब्रेला टर्म है जहां पर उसके अंदर फैट, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए तुमको जब भी लिपिड बोलूं ना तो तुम समझ लेना अच्छा फैट की बात हो रही है, फैट की बात हो रही है। तो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो देखो बेटा दो लेयर, एक देख रहे हो, एक जरा ध्यान से देखोगे अगर तुम, तो एक तुमको दिखेगा एक लट्टू ऐसे लटका हुआ है और दूसरा गुब्बारा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ये सब देखो, ये सब ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर से ये नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब लिपिड के दो लेयर है। ओ भाई साहब, बाई लिपिड है इसका मतलब। ओ हो, यहां पर हम लोग बोल रहे हैं लिपिड बैलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन यहां पर ये फैट जैसा दिख रहा है। और दूसरा क्या है सर, यहां पर ये तो बाई लिपिड लेयर दिख रहा है अपने को। ओ हो, बाई लिपिड लेयर, यस, मतलब डबल लेयर्ड है ये। लिपिड के दो लेयर चल रहे हैं, हाँ दो लेयर चल रहे हैं। और बीच में जो ये नीले नीले रंग का तुम देख रहे हो ना, नीला रंग, तो नीला आसमान नहीं है बेटा, ये क्या है, नीला प्रोटीन है। हाँ, स्ट्रक्चर में बनाने के लिए कुछ भी कलर दे दिया गया है, बट डिफरेंशिएट करने के लिए तो बता देता हूं, ये प्रोटीन है, प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन जो तुम खाते हो पाउडर में, मतलब पाउडर पानी मिला के, वो वाला प्रोटीन नहीं बेटा, ये दूसरे स्ट्रक्चर के प्रोटीन्स हैं। इनका भी काम है अपने शरीर में, क्या है वो मैं कल या फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें समझा दूंगा। यहां पर इस बात को जरा तुम समझना कि जो यहां की, इसमें दो चीजें थी कि इसमें एक स्ट्रक्चर है
कि जो फ्रीली परमिएबल है इसका मतलब क्या है बेटा, इट अलाउज एवरीथिंग टू पास। जैसे कि मान लो कि फ्रीली परमिएबल का मतलब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें। कोई एक बेटा बड़ी जाली ले लो, है ना, बड़ी जाली ले लो। बड़ी जाली का मतलब क्या है, ऐसा एक जाली ले लो, उसमें बेटा तुम तार बांधना शुरू करो, तार बांधना शुरू करो, ऐसे 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 ऐसे। अरे वाह, और भी परफेक्ट एग्जांपल याद आ गया। मान लो बेटा तुम ना अपना बैडमिंटन उठा लो। बैडमिंटन के जो नेट होते हैं वो तो ऐसे ही देखा होगा तुमने, बैडमिंटन के नेट भी तो ऐसे ही होते हैं। तुम बोल रहे हो कि सर ये बैडमिंटन जो है ना, अब ये फ्रीली परमिएबल है सर एक तरीके से। क्यों क्यों फ्रीली परमिएबल है सर? क्योंकि सर इससे मैं पानी घेर दूं, चाय घेर दूं, या फिर इससे मैं कोई भी लिक्विड स्ट्रक्चर मैं इस पे डालता हूं, पूरे पूरे पार कर जाते हैं सर, ये कुछ रोकता ही नहीं है। तो पानी के लिए ये बैडमिंटन का नेट जो है वो फ्रीली परमिएबल है, ठीक है। यस, इट अलाउज एवरीथिंग टू पास थ्रू इट, सारे के सारी चीजों को पास कर देता है ना। अब इसी के बेसिस पर हम ये भी बोल रहे हैं कि फ्रीली परमिएबल जो है इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट एनीथिंग, कुछ रोकता नहीं है। फिर होते हैं सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल जैसे तुम्हारी ये चाय की छन्नी, तुम देखते हो कि जब भी चाय तुम छानते होगे तो सारा चाय नीचे गिर जाता होगा, ऊपर क्या बचता है, वही कुचे हुए अदरक, चाय की पत्ती, इलायची के छिलके और जो भी चीजें तुमने इसमें अपनी श्रद्धा अनुसार डाली है वो सब जो ऊपर ऊपर बच जाते हैं, बाकी सारा चाय नीचे। तो ये क्या है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब कुछ चीजों को रोकेगा, कुछ चीजों को पास हो जाने देगा। इसका मतलब ये है कि अगर, अच्छा देखो ये फिक्स होते हैं बेटा, हमेशा हमेशा फिक्स होंगे कि जो चीज पास कर रहे हैं वो उसको पास करने देंगे, जो चीज रोक रहे हैं उसको रोक के रखेंगे। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि तुमने चाय छानने के लिए अपनी केटल को उबालने के बाद उठाया और तुमने कप रखा, कप के ऊपर छलनी रखी और तुमने छाना और देखा अरे कप में सिर्फ अदरक और चाय पत्ती चली गई और सारा चाय इस छन्नी में आ गया, छन्नी से पी लेता हूं मैं। ऐसा होगा कभी जिंदगी में? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हर बार वो किसी न किसी एक चीज को पास होने के लिए जो देगा वो जिंदगी भर वैसे देता रहेगा। तो यहां पर भी इसका मतलब ये क्या है, सेमी परमिएबल। छलनी जो होती है हमारी, वो छलनी क्या है, सेमी परमिएबल है। लेकिन जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है बेटा, सिलेक्टिवली परमिएबल है। ओ भाई साहब, ये अलग ही दुनिया का प्राणी लग रहा है। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है समझते हैं। सेमी परमिएबल का ही एक टाइप है, सेमी परमिएबल का ही एक टाइप है। कैसा टाइप है? हम बोल रहे हैं कि सर इसके पास ना दिमाग आ जाता है कि एक अगर ये लेयर है, इस लेयर से कोई भी चीज को आर या पार होना है तो ये डिसाइड करता है कि बेटा मेरे को क्या आने देना है, क्या नहीं आने देना है, मेरे को मत सिखाओ, है ना। ग्लूकोज बोलेगा, ग्लूकोज। अगर मैं इधर खड़ा हूं, इधर मैं खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं अच्छा ग्लूकोज, ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, अच्छा ग्लूकोज भैया आने दो आने दो आने दो, ग्लूकोज को आने दो, ग्लूकोज आ गया आ गया आ गया, अंदर आ गया। फिर हमने बोला कि अच्छा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ रहे हो, ऑक्सीजन चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं ऑक्सीजन आ जाओ। लेकिन जब मैं बोलूंगा ऑक्सीजन तुम जाओ, ऑक्सीजन अरे जाने नहीं देगा भैया, जाने नहीं देगा ये लेयर, बोलेगा ना ना ना। लेकिन CO2 अगर रहा इधर से, CO2, मैंने कहा अरे CO2 तुम क्या कर रहे हो, CO2 जाओ तुम बाहर जाओ, तो CO2 को जाने दे रहा है। अगर यही CO2 अंदर आने की कोशिश करता, मना कर देता, भैया अंदर नहीं आने दूंगा। तो मतलब कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, इन दोनों चीजों को ये सिलेक्ट करता है, ये चूज करता है, ये बताता है कि मैं इनको आने दूंगा और इनको जाने दूंगा, लेकिन बाकी चीजों को ना आने दूंगा न जाने दूंगा। इसका मतलब है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है भाई साहब। ये नखरेबाज है अपने लिए, है ना, ये नखरेबाज है और ये सिलेक्ट करता है यार। ये सेमी परमिएबल जैसा सिंपल नहीं है, जिंदगी भर का एक ही उसूल पे काम नहीं करता है, ये अपने अपने हिसाब से काम करता है। इसको जिसकी मर्जी आने देगा, जिसकी मर्जी जाने देगा, लेकिन जब मर्जी ना हो तो ना जाने देगा ना आने देगा। तो बेसिकली क्या है, यहां पर ये सेलेक्टिवली परमिएबल हो जाता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब इट विल सेलेक्ट व्हाट टू पास एंड व्हाट नॉट टू। दूसरा क्या है, नॉन परमिएबल। जैसे कि तुम्हारी पॉलीथीन, तुम जब पॉलीथीन में भाई साहब तुम पानी भर दो, पॉलीथीन में तुम समोसे भर दो, तुम पॉलीथीन में कोई दाल भर दो, चावल भर दो, कि कोई पास नहीं होता ना उससे। क्यों नहीं पास होता? बिकॉज इट इज नॉन परमिएबल, इट विल नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट। ये बात क्लियर हो गई ना। तो अब हमने अभी तक अपने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में बात कर लिया। कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम अपने साइटोप्लाज्म के, मतलब अगर हमसे कोई पूछता है तो हम बोलेंगे कि सर देखो सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब कल यहां से शुरू करके आगे बढ़ेंगे। सॉरी कल नहीं, कल की क्लास आपकी ऑफ रहेगी बेटा। कल मैंने जैसे पहले बता दिया कि ट्यूसडे नहीं, मैं इस क्लास को फर्दर एक्सटेंड करते करते संडे तक लेके जाऊंगा। तो मेरे को जो भी कल पढ़ाना होगा वो मैं वेंसडे को पढ़ाऊंगा। तो जितनी भी बातें मैंने बेटा अभी यहां पर बोली हैं, ये सब तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना। और मैं तुम्हें ना और भी चीजों के बारे में यहां पर नोट्स दे रहा हूं। ये सारे नोट्स बेटा ना, जिन्होंने भी अभी तक नहीं लिखे हैं,
ये सारी चीजें, एक एक बातें बेटा, एक एक बातें, एक एक चीज तुम सब अपने कॉपी में मेंशन करना। कल छुट्टी है अब आराम से, तो यहां तक देखो, ध्यान से देखना, 10 नंबर तक जो भी चीजें लिखी गई हैं वो सारी चीजें तुम अपने कॉपी में मेंशन कर लेना, ताकि मैं वेंसडे को आऊं तो वेंसडे को हम लोग अपने धड़ाधड़ तरीके से बात करते रहें। ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, अब ज्यादा मतलब कुछ कुछ चीजें ही पढ़ानी थी अपने को, काफी सारी चीजें हमने वैसे ही पढ़ ली हैं, तो इन सबको भी नोट डाउन करना बड़े प्यार से, और बाकी सारी चीजों को भी बहुत प्यार से तुम इसको मेंशन करना। ठीक है भाई, टाइम हो गया मुझे पता है, इसके ज्यादा तुम्हारा दिमाग वैसे ही काम कम करता है। तो आज के इस शानदार सेशन में शानदार प्रदर्शन के लिए तुम्हारे बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े पेशेंटली तुम लोगों ने सारी चीजें सुनी। ऐसी आशा है, ऐसी इच्छा है कि तुम आगे के टाइम पर भी ऐसी चीजों को सुनते समझते हुए अपनी तरक्की को इंश्योर करोगे। मेरे तरफ से हमेशा ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, और टेंशन मत लो, अपन लोग इस सब्जेक्ट को बिल्कुल हलवा बना देंगे बेटा। हम लोग ना इसको एकदम चटनी बना के पीस के पी जाएंगे, टेंशन मत लो। और ऐसा कूचना भी नहीं पड़ेगा तुमको, कूचने वाला काम भी मैं उसको पेस्ट बना के दूंगा तुमको, तुम्हें चबाना नहीं पड़ेगा, तुमको बस गटकना है ना। मैं जान रहा हूं मैंने थोड़ा थोड़ा ज्यादा कर दिया तुम्हारे लिए, लेकिन ठीक है, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, तो तुम टेंशन मत लो। बस तुमको करना क्या पड़ेगा बेटा, थोड़ा थोड़ा चबाना पड़ेगा। जैसे चबाओगे क्या, ऐसे कठिन शब्द, ये जैसे तुमने जब पहली बार सुना होगा साइटोप्लाज्म, अरे बाप रे बाप क्या चीज है भाई साहब, जिंदगी में नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होता है, गोल्गी बॉडीज, पहली बार सुन रहा हूं। ये सारी चीजें बेटा तुमको एक बार सुननी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप अपने स्तर से भी थोड़ी मेहनत करोगे, और बाकी मेहनत मैं करने को तैयार हूं। मिलेंगे अपन लोग अगली क्लास में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करके जरूर आइएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।